सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। जय हिंद। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो। जी हाँ, इसी विषय को लेकर आज जो है, आप जानते हैं कि 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। तो ये बहुत ही जरूरी है जानना कि अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो उसके लिए आपको अपने शरीर को भी जानना जरूरी है। और शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि ये हीमोफीलिया होता है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। और यकृत जो है उसको लीवर को कहा जाता है। उसका इमेज हमारी टेक्निकल टीम दिखा रही है। और ये दिवस हम लोग इसलिए 346वां आरजीएस पीबीएच का आजादी का अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी देश में जन भागीदारी हो रही है। 346वें कार्यक्रम अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय जो 2047 तक चलने वाला है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और इन सब दिवस के माध्यम से उन विषयों को हम लोग सामने लेकर आ रहे हैं। आज हम लोग सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनकी बातों से, लेक्चर से कई लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, वो हम लोगों के साथ रहेंगे। और डॉक्टर नरेश चावला जी, जो आप जानते हैं कि नरेश चावला जी जो हैं वो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और मेडिको सोशल एक्टिविस्ट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल। तो इनका बड़ा समाज के साथ गहरा अनुभव रहा है। तो किस तरह से हीमोफीलिया जो है वो ये दुर्लभ बीमारी है। कई बार इस बीमारी की जानकारी नहीं होने से गंभीर खतरा हो जाता है। जैसे कि बीमारी में ब्लड, अगर शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड जो है रुकता नहीं है, चोट लगे या ब्लड बहता है, रुकता ही नहीं है, तो ये बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है। अच्छा, ये अंदर से भी शरीर के रक्त स्राव होता रहता है। इसके बारे में डॉक्टर साहब हम लोगों को बताएंगे कि कैसे इस बीमारी से हम लोग दूर रह सकते हैं और हीमोफीलिया जो है वो क्या है और इलाज के लिए कैसे लक्षण क्या है, वो हम लोगों को बताएंगे। विश्व लीवर दिवस जो है मनाया गया कल, ये 19 अप्रैल को। तो ये जो भोजन ही दवा है, इस तरह का थीम लेकर जो है लीवर डे मनाया गया, यानी कि पौष्टिक खान पान पर ध्यान देना है। लेकिन ये लीवर किस तरह से काम करता है शरीर में और लीवर कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। करोड़ों रुपए की लागत का जो भगवान ने प्रदत्त किया है ये शरीर, उस शरीर में आप जानते हैं कि अंगदान भी करके हम लोग, कई लोगों का जो है लीवर का कई मतलब कहते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे कि अंगदान से ना कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। और जिंदा रहते जो है वो किस तरह से हम क्या डोनेट कर सकते हैं, मरने के बाद कुछ घंटों में हम किस तरह से, तो ये सब जागरूकता जो है वो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ जो है जिसका दर्जा आज के को ऑर्गेनाइजर सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने ही दिया है, और 5वां ग्रंथ जो है पुस्तक जो है अगस्त में रिलीज होगी। तो ये सारी कहानियां का लब्बो लुबाब इस पीढ़ी का जो इतिहास बन रहा है वो अगली पीढ़ी को समर्पित करने का एक निष्काम भाव से ये सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो है विश्व में पॉजिटिव थिंकिंग को ग्लोबली पहुंचाने के लिए प्रयासरत कर रहा है। तो दीदेवार जी जो आज हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से शरीर, मन और विचार जो हैं वो सहयोग करते हैं हमें निरोग रहने में। लेकिन उससे पहले हीमोफीलिया डे और वर्ल्ड लिवर डे के बारे में जानते हैं डॉक्टर नरेश चावला जी से। डॉक्टर नरेश चावला जी, स्वागत है। नमस्कार मुन्ना जी, पहले तो आपके आरजीएस को बधाई कि आपने जय हिंद। ये अपना बीड़ा उठाया हुआ है। जो ये बीड़ा उठाना, हेल्थ इंफॉर्मेशन,
मैं हमेशा कहता हूँ, जानकारी ही जीवन है और घर का डॉक्टर, आप आधी चीजें ढंग से सीख जाएंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले तो मेरा दो अलग अलग दिवस आप मनाए हैं। एक वर्ल्ड लिवर डे जो कि 19th को था, कल था। मैं लिवर के बारे में ज्यादा बातचीत करूंगा। दूसरा था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। पहले मैं हीमोफीलिया के बारे में बता दूं। ये एक क्रोमोसोमल बीमारी है जिसमें एक हमारे खून, नॉर्मली जैसे हम हमारा खून कभी निकलता है तो उसमें हमारे 12 फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई एक फैक्टर डेफिशिएंट हो जाए, इस पर्टिकुलर बीमारी में फैक्टर 10 डेफिशिएंट हो जाता है और ये समझ लो कि इंसान का खून जमता ही नहीं। ये एक क्रोमोसोमल बीमारी है जो कि बचपन में जानी जा सकती है, पैदा होने से भी पहले। लेकिन एक बार बच्चा इस बीमारी से पैदा हो गया तो उसको सारी उम्र फैक्टर 10 आईवी देना पड़ेगा उसको, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं। आरजेएस जय सो हिंद आम जनता, किनारों से जिसको घर अपना में कोई दूर देश परिवार में भी किसी को हीमोफीलिया जगाए। है, उसको सारी उम्र एक आरजेएस अच्छी वंदे जिंदगी काटनी मातरम पड़ेगी। से उसको सारी कोई चोट लग जाए, उसी चोट से इतना खून सरकार बाहर निकल सकता है कि बंदा मर जगाए। जाए। नंबर वन। नंबर टू, भाई बच्चे को तो बड़ा भी होना है, बच्चा खेलेगा भी, स्कूल जाएगा भी, सब कुछ करेगा। तो केयर इज द केयर ऑफ द हीमोफिलिक्स इज द ओनली ट्रीटमेंट। और हमारी हिंदुस्तान सरकार ने बकायदा इस फैक्टर 10 जो कि बहुत ही महंगा एक इंजेक्शन है, उसको बकायदा सस्ता अवेलेबल कराया जाता है। बकायदा दिल्ली शहर में और पूरे हिंदुस्तान में हीमोफिलिक सोसाइटीज हैं। बकायदा जो मरीज हैं उनके घर वाले, माता पिता उन सोसाइटीज के मेंबर बनते हैं। वो बकायदा उनको गाइड किया जाता है कि बच्चे की कैसे देखभाल की जाए ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होती रहे और बच्चे को ऐसा कोई वारदात ना हो जिसमें पता चला नाक से हल्का सा बच्चे ने नाक साफ करने की कोशिश की, इतना खून निकल गया कि ब्लड रिप्लेसमेंट करना पड़ गया। सो केयर ऑफ द हीमोफिलिक्स मेरा एक मैसेज है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पे। और दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ हीमोफिलिक्स, यानी कि एक बच्चा हो गया, उस बीमारी में वो बच्चे पैदा ना हो, इसका बकायदा प्री नेटल यानी कि पैदा होने से पहले बच्चे की कुछ जांचें कुछ स्पेशल अस्पतालों में की जाती हैं, इंक्लूडिंग गंगाराम वगैरह में, वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। ऐसा करिए ताकि ऐसे बच्चे जिनको सारी उम्र इंजेक्शन लगेगा, वो ऐसे बच्चे पैदा ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि एक बच्चा पूरे परिवार को ड्रेन कर सकता है। ड्रेन का मतलब उसको फुल टाइम केयर चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको सारी उम्र इंजेक्शंस चाहिए। और प्लस उसकी केयर ज्यादा नहीं होगी तो कभी भी छोटा सा वादात, टांग में चोट लगी थी जी, कोई उस टाइम उसका इंजेक्शन नहीं लगा हुआ था फैक्टर एक्स का 10 का, तो इतना खून निकल गया कि पेशेंट को खून देना पड़ गया या हम उसको बचा नहीं पाए। तो वर्ल्ड हीमोफिलिक डे पे मेरे यही दो संदेश हैं कि आप इनकी केयर कीजिएगा। जिन परिवारों में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे पैदा और ना हो, ये बहुत जरूरी है। सो बच्चे का पैदा ना होना ही उसका इलाज है। अगर ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो उसको सारी उम्र उसके परिवार को उसकी केयर करनी पड़ेगी और बहुत ही स्पेशल करनी पड़ेगी। दूसरा जो हम खास जो मैं बताना चाहता हूं आज, वो है वर्ल्ड लिवर डे। तो वर्ल्ड लिवर पे मैं बहुत ही विस्तार से बताऊंगा कि अच्छी लिवर की केयर के लिए हम क्या करें। लिवर हमारा एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो हमारे पेट में दाएं साइड पे होता है। और नॉर्मली स्पीकिंग भगवान ने हमारे लिवर को इतना सक्षम बनाया है, वो ये कहते हैं इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ पावर। हमारे शरीर की हर बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सिर्फ ये नहीं कि लोग समझते हैं कि आम जुबान में लिवर के लिए सिर्फ लिवर हाजमे के लिए चाहिए। हर रिएक्शन, हर दवाई, हर चीज उसी के थ्रू होती है। तो इसलिए लिवर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अगर इसको अडॉप्ट कर लें तो मैं समझता हूं कि आप लिवर की दवा बीमारियों से बच सकते हो। नंबर वन, पानी की मात्रा पर्याप्त पीना। एक 60 साल के आदमी को एवरेज इस मौसम आजकल की भीषण गर्मी में 3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, यानी कि 15-16 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। दूसरा जो बड़ी चीज हमने देखी है, लिवर डिसीज के साथ लिवर हर बीमारी में रिएक्ट करता है। इंसान अगर मोटा है
ओबेसिटी है तो पेशेंट को फैटी लिवर डिसीज हो जाएगी, पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो पेशेंट तो भी लिवर पे नुकसान होगा। पेशेंट अगर डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है तो भी लिवर में खराबी आएंगी। तो लिवर इज द सेंट्रल ऑर्गन फॉर एवरीथिंग। और दूसरा जो आपके दर्शकों को मन्ना जी बताना बहुत जरूरी है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल से हमारे लिवर पे सीधा बुरा असर डालता है। तो अल्कोहल को टोटली अवॉइड करना ही लिवर का बचाव है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब कितनी अल्कोहल पी लिया जाए, तो हम कहने को तो कह देते हैं कि आप 80-90 ml पर डे ले रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन WHO ने बाद में इस स्टैंड को रिवाइज किया है, इवन ए ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। तीसरी बीमारी जो मैं बताना पसंद करूंगा कि लोग बेतुके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। पिछले कुछ टाइम मुझे पता चला है इवन सिंपल डोलो पैरास्टामोल टेबलेट जो लोग खाते रहते हैं, ये गलत है। सारी पैरास्टामोल हेपेटोटॉक्सिक होती है, लिवर पे बुरा प्रभाव डालती है। वो आज मैं एक और बात भी बताना पसंद करूंगा, इसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। पहले लोग सोचते थे इंसान दारू पीता है उसको अल्कोहलिक लिवर डिसीज होती है, उसको फैटी लिवर हो जाता है। आजकल एक नई कंडीशन पैदा हो गई है पिछले 20-30 साल में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ये आम जन को जानना बहुत ही जरूरी है। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो दारू को दूध नहीं पीता, मुझे फैटी लिवर डिसीज और साथ में सिरोसिस क्यों हो गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा मोटापा और हमारा सेडेंटरी लाइफ। अगर हम डेली एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, तो हम अपने लिवर को फैटी लिवर करने के जिम्मेदार हो जाते हैं। तो आम जन को मेरा निर्देश है, वो अपील है, डेली कम से कम 40 to 45 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी की कोई भी एक्सरसाइज, चाहे आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, चाहे आप स्विमिंग कीजिएगा, चाहे आप साइकिलिंग कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप उसको थोड़ा गिराइएगा। और सबसे बुरी चीज जो मैं आजकल के बच्चों में देख रहा हूँ, जंक फूड का चलन। बच्चे दाल रोटी खाना पसंद ही नहीं करते, पैदा होते ही मम्मी उसको मैगी खिलाना शुरू कर देती है और बच्चा बड़ा चाट चाट के खाता है। पिज्जाज, बर्गर्स, मोमोज, स्कूल कैंटीन्स में बच्चे पॉकेट मनी लेके आते हैं, लेते हैं। बच्चे का बर्थडे हो रहा है, चॉकलेट्स खाई जा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जा रही हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आम जन को अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करके बच्चे के दिमाग में जो शुरू से बच्चा सीख जाएगा वही सारी उम्र चलेगा। यही चाइल्डहुड ओबेसिटी बाद में बड़ी ओबेसिटी भी बनाएगी, एडल्ट ओबेसिटी भी बनाएगी, आपको फैटी लिवर भी करेगी, आपको शुगर भी करेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। तो इस वर्ल्ड लिवर डे पे हमें वी ऑल आर कहते हैं लिवर हमारी पूरी उम्र रक्षा करता है, हमारा खान पीन देखता है, हमारे खाने को बचाता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लिवर को स्वस्थ रखें। एक पानी का महत्व बताया, एक संतुलित आहार का महत्व बताया, जिसमें आप तली वाली चीजें, तली भुनी चीजें, ऑयल्स, फैट्स, मक्खन जितना कम खाएं अच्छा है। नॉनवेज खा सकते हैं लेकिन टोटली वेजिटेरियन पे, टोटली नॉनवेज ना बनिएगा। मैंने बच्चे देखे हैं आजकल के जो टीनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को सलमान खान बनाने के लिए वो खुलेआम हैवी प्रोटीन्स यूज करते हैं। ये लिवर के लिए अच्छा नहीं है। आप एक बैलेंस डाइट खाइए जिसमें ग्रीन्स मिलें, जिसमें हरी सब्जियां मिलें, जिसमें फ्रूट्स मिलें, जिसमें दूध दही और प्रोटीन मिले, लेकिन पर्याप्त मात्रा में। यह अत्यंत आवश्यक है। दूसरा मैंने कहा है लोग अपनी मर्जी से बेतुकी दवाइयां ना खाएं। और इसके अलावा एक और चीज है कि लिवर में किसी किस्म का भी कोई तकलीफ होती है, वो लिवर में उसके सेकेंडरीज यानी कि कैंसर वहां आ सकता है। तो लोगों को आगाह करना जरूरी है। जैसे कि आपने पहले कहा, लिवर आजकल एक ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन बन गया है। मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूं जिसमें पेशेंट ने अपना लिवर अपने परिवार के किसी सदस्य को दिया तो दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन वो ट्रांसप्लांट वही लिवर हो पाएगा जो एक स्वस्थ लिवर होगा। तो वर्ल्ड लिवर डे पे मैं ये निर्देश देना पसंद करूंगा, वो आम जनता को अपील करूंगा, अपने लिवर को कैजुअली मत लीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है लोग हार्ट हार्ट करते रहते हैं, डॉक्टर साहब दिल दिल दिल। दिल अलग आवश्यक है, लेकिन दिल से भी ज्यादा आवश्यक है मेरा लिवर, आपका लिवर, जिसकी रक्षा करना, जिसको प्रॉपर डाइट देना, फिटनेस का प्रोग्राम देना,
अनडिजायरेबल सेल्फ मेडिकेशन ना करना। और बता दूं मैं इसके साथ साथ मन्ना जी कि आजकल जो ये क्वैक्स होते हैं वो हैवी मेटल्स यूज करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं लिव की गोली खा लूं? मैंने कहा क्यों जरूरी है? कहते डॉक्टर साहब मैं ये गलत काम कर रहा हूं, मैं दारू पीता हूं। मैंने कहा नो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। लिवर अपने आप को खुद रिजनरेट करता है, लेकिन लिवर कहता है मुझे अच्छे ऐसे हालात पैदा करो ताकि मैं खराब ना हूं। तो इसलिए मैंने कई लोगों को देखा है वो हाजमे के लिए वो एक्स के बाद जाते हैं, वो हैवी मेटल्स यूज करते हैं, लिवर फर्दर बर्बाद हो जाता है। उसमें पहले स्टेटोसिस होता है, फिर उसमें सिरोसिस ऑफ लिवर, और फिर पोर्टल हाइपरटेंशन, पेट फूल जाना, मौत हो जाना, ये बहुत ही कॉमन है। तो मैं आपने आपके इस आजिज़ के महत्व मैं लोगों को बताना पसंद करूंगा कि लिवर की स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उसको प्रॉपर, कोई अफलातून ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई महंगे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आपकी देखभाल ही लिवर का इलाज है। लोग अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं और कौन सी दवाई खा लूं जिससे मेरा लिवर स्वस्थ हो जाएगा? मैं कहूंगा, मैं एक ही बात कहता हूं, तुम्हें कोई दवाई नहीं खानी, सिर्फ तुम्हें पानी पर्याप्त पीना है, आपको एक एवरेज बैलेंस डाइट लेना है, आपको अपना वेट फिट रखना है, आपको डेली प्रॉपर एक्टिविटी करनी है। खुदा ना खालसा आपका लिवर सारी उम्र आपकी खिदमत भी करेगा, वो स्वस्थ भी रहेगा, वो आप और भी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी, और मुझे लगता है कि ये जागरूकता जो है वो बहुत सारे लोगों तक जो जुड़े हुए हैं, हरकेश जी, इशाक खान जी, सुदीप साहू जी, और रति चौबे जी, आकांक्षा जी, मयंक जी, तो आप लोगों के पास जो जानकारी मिली है, कृष्ण कुमार जी भी अलीगढ़ से जुड़े हैं, और स्वीटी पॉल जी, जी, और अनिल चौधरी जी, अ, हरकेश जी, तो आप लोग सब जुड़े हैं। तो इस जानकारी को जो डॉक्टर साहब ने दिया, ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर लाइव है, और चैट बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया गया है, क्योंकि इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा कि अफलातून बन के और क्वैक्स के पास जो है वो लिव लिव क्या क्या दवाई होते हैं, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करने की तरफ डॉक्टर साहब का इशारा है कि ये बीमारी हो ही ना। और लीवर जो है वो आपको पूरी जिंदगी आपकी सहायता करता है। तो डॉक्टर नरेश चावला जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं, सभी आरजेसियंस, कि डॉक्टर साहब आप लोगों के इस मंच पर जो जानकारी होती है, उस जानकारी को हम लोग किताब के अंदर ला रहे हैं, जिससे कि ये वर्ल्ड वाइड जो है वो पुस्तकों के माध्यम से, और सारे मंत्रालयों में जो अगस्त में 5वीं किताब रिलीज होगी, तो पांचों किताब ले जाकर सारे मंत्रालय में सेक्रेटरी और मंत्री जी को हम लोग देने वाले हैं, राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के, तो ताकि वो जन जन तक पहुंचाने में भी एक योगदान हो। और शरीर को कैसे आप ठीक रखेंगे, इसके लिए किस तरह से सहयोग होना चाहिए। जो शरीर है, शरीर, श्वास और विचार का सहयोग जीवन को निरोग बनाने में मदद करता है। दवाइयां तो देखिए, जब भी आप लाइलाज हो जाए, कोई ऐसी बीमारी बढ़ जाए, तब तो है, लेकिन शुरू में ही अगर बचपन से ही अगर ये विचार आ जाए कि किस तरह से हमारा जो शरीर है, जो सांस है, वो हमारे कई बीमारियों का, जैसे कि एक तो सकारात्मक सोच, ये सोच जो है विचार, तो शरीर, श्वास और विचार का सहयोग, जीवन निरोग, इसी टॉपिक पर अब आगे हम लोग चलते हैं कि बीमारियां हो ही ना, और उसके लिए क्या कुछ सुरजीत सिंह दीदेवार जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे जानेंगे, और दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक हैं, हम लोग के को ऑर्गेनाइजर हैं। तो डॉक्टर साहब बने रहिएगा, और हम लोग थोड़ा सुनते हैं कि शरीर, श्वास, विचार का सहयोग जीवन निरोग करने के लिए क्या है। सुरजीत सिंह दीदेवार जी, स्वागत है सर 346वें आरजेएस पीबीएच के अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय वेबिनार में। जय हिंद सर। जय हिंद। आप सबका, आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों का जो जुड़े हुए हैं मेंबरान दीदेवार जीवन ज्योति की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज अभी हेल्थ के ऊपर बात हो रही थी, वो एक शरीर के हेल्थ के ऊपर बात हो रही थी, और आज हम जीवन निरोग के लोगों के साथ में बात करें। दीदेवार सदा 3 नियम की बात करता है। एक प्राकृतिक नियम है, एक मानव का अपना व्यक्तिगत नियम है, और एक मानव द्वारा समाज का निर्माण करते हुए एक सामाजिक नियम है। प्राकृतिक नियम के अंदर कोई भी जीव जंतु या मानव उसमें बदलाव नहीं कर सकता।
और प्रकृति भी उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। प्रकृति भी एक नियम के अनुसार चक्र के साथ चलती रहती है, रिपीटिशन होती है, उसमें बदलाव नहीं होता है। सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जब पीछे चली जाती है तो अंधकार हो जाता है, जब वो सामने आती है प्रकाश होता है, और अंधकार और प्रकाश के अंदर बीच में जो धुरी है उसमें मौसम बदल दे जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम बदलते हैं, और ये रिपीटिशन चलती है। इसमें प्रकृति भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं करती है, वो ऑटोमेशन है। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम प्रकृति से जो मिल रहा है वो सहज ही स्वीकार करने का भाव बना लेंगे। अब गर्मी है, मौसम गर्मी का शुरू हो गया, 40-42 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 50 डिग्री तक चला जाएगा, तो क्या हम प्रकृति को शिकायत करते हैं, प्रकृति से लड़ते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या हम उसका उपचार करते हैं? उसका उपचार क्या है? गर्मी एक शरीर की अंदर, हमारे अंदर तापमान सहने की एक सीमा है, शक्ति है। जब उससे अधिक हो जाती है तो हम कहीं पेड़ की छाया में रह जाते हैं, और हमने अपने विशेष गुण जो हमें बुद्धि मिली है उसके द्वारा हमने पंखा कूलर और एसी बना लिया, अर्थात हमने उससे प्रिकॉशन ली और अपने जीवन को सुखद और संपन्न और सहज बनाने के लिए वो कार्य किया। सर्दी है तो ऐसे सर्दी के लिए हमने अपने बचाव के लिए कार्य करा, जो कि यह शक्ति किसी और जीव के पास नहीं, एक मानव जीव के पास ही यह शक्ति है। और इस सब के अंदर करते हुए हमें अपने वो भीतर ध्यान नहीं दिया, हम बाहर के ऊपर देते रहे कि मेरे को बाहर से सर्दी मिल रही है, बाहर से गर्मी मिल रही है, मैं उसका कैसे उपचार करूं, कैसे उससे लूं। और इसी कारण वो कहीं ना कहीं खुद अब भीतर से वो रोगी होता जा रहा है, क्योंकि उसने भीतर अपने दीदार किए ही नहीं, अपने आप को देखा ही। प्राकृतिक नियम के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है कि मानव का शरीर जहां होता है वही मानव के श्वास होने हैं। हर जीव के भी श्वास वही होते हैं, जब वो तभी वो जीवंत होता है। मगर मानव का तीसरा जो चीज है विचार, वो वहां नहीं होते हैं। विचार अतीत में या भविष्य में रहते हैं, अर्थात कल या आने वाले कल में रहते हैं। और जो कल और कल में रहता है तो उसका जीवन रोगी होता है, अर्थात कल कल में हो रहता है। तो इसका उपचार कैसे है? इसका उपचार है अपने आप को ध्यान देना। और ध्यान देने के लिए रास्ते क्या है? हम सभी इस बात से भली प्रकार जानते हैं कि हमारा शरीर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी चीज आती है तो हमें उसी समय वो संदेश देता है। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे त्वचा के अंदर कहीं कुछ हो रहा है, मेरे को थकावट हो रही है, मेरे को खांसी आ रही है, नजला हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। ये हमें सूचना हमारा शरीर ही देता है। और शरीर ने कभी भी गलत सूचना दी नहीं, क्योंकि उसे गलत की आता ही नहीं। वो सत्य के ऊपर चलता है और सत्य ही वो अपने संदेश में उसके होता है। मगर हम अनजाने के अंदर उस संदेश को नहीं समझते या नजरअंदाज कर देते हैं, और हम अपने शरीर को समझने के बजाय हम बाहर के किसी के उपचार के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं और उसकी बातों पे चलना आरंभ कर देते हैं, जबकि बात का जो बाहर से मिलता है वो एक मार्गदर्शक के रूप के अंदर है। हमने मार्गदर्शक के रूप में नहीं लिया, उसे किसी ना किसी तरह उसके ऊपर समर्पण भाव से, जैसा किसी ने कहा, चाहे गुरु ने कहा या डॉक्टर ने कहा, किसी ने भी कोई उपदेश दिया, हमने उसे एज इट इज ही उठा के उस पर कर लिया। नहीं, हमें वो एक मार्गदर्शन के ऊपर रहना है और उसको अपने शरीर के द्वारा हमें कितना कब और क्या चाहिए शरीर के संदेश के साथ ही चलना होगा। अगर हम इसके चलेंगे तो आज मैं भी 71 वर्ष का हो गया हूं, मैंने शरीर के संदेश को समझा है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर सर्जिकल डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे पास तो डॉक्टर मिलते हैं पर ना किसी का फोन नंबर है, ना इसका एड्रेस, और ना मैं कभी किसी के लिए गया हूं।
तो वो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने अपने जीवन भर अपने शरीर के संदेश को समझा है। और शरीर का संदेश क्या है? जब भूख लगे तब खाना खाएं, जब प्यास लगे तब पानी पिएं, जब नींद आए तब सोएं। मगर यार रात को नींद नहीं आई। हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हम किसी ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं, वहां भी तो हम रात को 1:30-2 बजे तक जागते हैं। तो उस समय तो हमने कभी नहीं कहा हमें नींद नहीं आई। नींद तो हमें आती है, मगर हमारे समय के अनुसार नहीं आई और हम परेशान हो गए। कभी 1 बजे नींद नहीं आई रात को तो कोई बात नहीं, 2 बजे आ जाएगी, सुबह 8 बजे उठ जाएंगे। मगर उसको नींद का 6 घंटे का 4 घंटे नींद कर लेंगे, नींद के अंदर कर लेंगे तो हम कार्य भूल गए। नींद नहीं आई और नींद की गोली लेनी, ये सोच बीमार है। अगर ये सोच बीमार खत्म हो जाए तो बीमारी भी खत्म हो जाए। तो ये विचार की बीमारी है। तो जब मेरा शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई दुविधा करता है, मेरे को कुछ आहार लिया और वो नहीं डाइजेस्ट हुआ तो वोमिट हो जाती है, फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। हम उसका उपचार उसी समय करते हैं तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, मगर जब हम उसका दमन करते हैं तो फैल जाता है। प्रकृति नियम के अनुसार जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो हमारा एक ही द्वार होता है, इनटेक और आउटलेट। उसको हम प्रथम द्वार कहते हैं। और जैसे ही शरीर जगत में आ जाता है तो प्रथम द्वार बंद होकर उसके नीचे 2 द्वार बन जाते हैं, वो निकास का काम करते हैं। अगर वो उनमें से कोई भी द्वार अगर निकास का काम सही नहीं करे तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो क्या हम उसे रोकना चाहते हैं? कभी रोका है? या हम उसे एग्जिट करना चाहते हैं और एग्जिट करते हैं। मगर हमारे चेहरे पर जो 3 पैर खिड़कियां और एक मुख द्वार है, जब हम उसको नजले को रोकते हैं, वो भी एग्जिट नहीं करते, तो हम उस रोग को बढ़ा लेते हैं। हमने सिर दर्द की गोली लेकर उसको दबा दिया। सिर दर्द क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सा विचार था, उस पर ध्यान न देने के बजाय हमने गोली से उसे टेम्परेरी जो कर दिया, तो हमने दमन कर दिया। तो जिस प्रकार नाभि द्वार के नीचे के 2 द्वार को हम एग्जिट करते हैं, वैसे ही हम मेरे चेहरे पर या शरीर के किसी अंग में भी कोई भी ऐसा है तो कैसे एग्जिट करना है उसको समझना होगा। और जैसे लीवर की बात हुई है, हृदय की बात हुई है, जैसे जैसे मानव ने प्रकृति के नियम को समझा है तो वैसे वैसे मानव ने उस नियम को शरीर की सुविधाओं के हिसाब से हार्ट अटैक को भी रोका है, बाईपास भी रोका है, लीवर की रिप्लेसमेंट भी रोकी है, आंखों से भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जो जैसे अंगदान की बात हुई। ये मानव ने प्रकृति नियम को अपने शरीर के बारे में समझा। कोई हमारे पास एक्स्ट्रा है या कोई किसी को दिया जा सकता है, जब मौत बोलते हैं मृत्यु के बाद, तो किसी के काम आ सकती है। तो जैसे आजकल जीवन बीमा कहते हैं, जीवन के साथ और जीवन के बाद। तो जीवन के साथ तो जो अंग हमारे साथ हैं वो हमारे लिए हैं, और जीवन के बाद भी हमारे अंग किसी ना किसी के सहयोगी बने, ये अंग दान का है। मगर जो बात असली बात है वो है दूसरा जो है वो श्वास है। मेरे श्वास हमेशा संतुलित होने चाहिए, मगर मेरे श्वास में मैंने ध्यान नहीं दिया, कभी उत्तेजना में तीव्र गति से हो जाते हैं और कभी भय के कारण उनकी गति धीमी हो जाती है। दोनों ही मेरे रोगी होने का कारण बनते हैं, और वो रोगी भीतर से होते हैं। मेरा पेट खराब है तो मैंने बाहर से कोई आहार लिया है इसलिए पेट खराब हुआ। मेरी आंख में कोई गर्दा चला गया और बाहर से मिला है, मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, बाहर से आया, वो मुझे बुखार हो गया, उसका इलाज बाहर से होता है, डॉक्टर उसकी दवाई दे देते हैं। मगर सिर दर्द मुझे बाहर से नहीं होता है, हार्ट अटैक मुझे बाहर से नहीं होता है, लिवर मेरा दूषित बाहर से नहीं होता है, ये भीतर से होता है। और ये भीतर जो होता है तो उसी समय मैं अपने श्वास पे ध्यान दूं, मेरे श्वास संतुलित कैसे हो। अगर मैं उस समय दे लूंगा तो मेरे को ये पता लगेगा कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, उत्तेजना हो रही है, खुशी आ रही है, डर हो रहा है, लोभ आ रहा है, भय हो रहा है। इन सब के कारण मेरे श्वास की गति में फर्क पड़ता है।
और मेरे शरीर के आहार जो मुख द्वार से लेते हैं वो मेरे सिर्फ 20% ही कार्य करता है मेरे जीवन के अंदर, मगर हमने अनजाने के अंदर 80% अपनी जो शक्ति है उसको सुधार, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है, उस पर ध्यान दे दिया। हमने 60% काम एक्स्ट्रा इस पे दिया गया, जबकि हमें बाकियों पे करना था। तो उसके ऊपर इलाज करने से पहले मैं एक तीसरा जो है वो वातावरण का है, त्वचा का। जैसे मैंने सर्दी गर्मी कही थी, सर्दी गर्मी का हम इलाज कर लेते हैं, वो 5 से 5% मैक्सिमम 10% हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। और अगर हम करें तो उसका इलाज भी बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। 10% प्रभाव में 10% ही शक्ति लगाते हैं। कोई गर्म पानी से नहा लिया, ठंडा है, बर्फ गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी पी लिया, उसका अल्टरनेट कर लेते हैं। बहुत ठंडी लगी है तो हमने कंबल भी ले लिया, स्वेटर भी ले लिया, इसका उपचार हम उसी समय कर लेते हैं। बरसात आ गई है तो छतरी का सहारा लेकर हम उसका उपचार हाथ के हाथ कर लेते हैं। और मगर जो असली बात है, 60 से 70% मेरे जीवन में जो प्रभाव डालता है वो है मेरे विचार, और हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या हो रहा है क्या नहीं है उसको हमें कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम ये शरीर के छूत की बीमारी को तो जानते हैं कि जैसे कोविड की एक छूत की बीमारी थी, किसी को सांस से निकल गया तो वो उसको भी कोविड हो गया, या और भी कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो छूने से हो जाती है। मगर विचार जैसी छूत की बीमारी जो एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को दूषित कर देती है, एक नेगेटिव विचार करने वाले लोग ऐसे प्रभाव डाल देते हैं कि पूरे समाज को छूकर उनको रोगी बना देते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा अपने जीवन के अंदर अपनी शक्ति और अपना ध्यान देना है हमारे अपने विचार को। और विचार के अंदर जो हमारे मुख द्वार पे 3 पैर हैं, एक आंखों का पैर है जिससे हमें दृश्य के रूप के अंदर हमारे अंदर जाता है, ग्रहण करते हैं, जो देखने में कुछ नहीं पड़ता पर हम दृश्य ग्रहण करते हैं। और एक पैर है कान, और कान के द्वारा भी हम कुछ अंदर लेते हैं जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो ये भी ध्वनि जो है दिखाई नहीं देती है पर असर ज्यादा करती है। और वातावरण जो हमने मानव ने अपनी प्रगति के कारण बाहर दूषित कर दिया है, जिसको प्रदूषण बहुत कहते हैं। याद रखिएगा कि मानव की किसी गलती का सुधार प्रगति नहीं करेगी। प्रदूषण हमने करा है तो उसका उपचार भी हमें करना है। हमें किसी प्रार्थना या आस्था के भाव पर नहीं रहना है। प्रगति हमारे किसी काम को सपोर्ट कर सकती है, उसको रोक नहीं सकती है, उसमें सुधार भी नहीं ला सकती है, ना उसमें कोई बुराई ला सकती है। सुधार हुआ है तो हमारे ही किसी कारण से हुआ है। अगर हम दूषित हुए हैं या गलत हुआ है तो हमें ही उसी का उपचार करना है। अगर हमारे किसी वजह से वातावरण में हुआ है, और जो नासिका के द्वार से हम श्वास लेते हैं, ये प्रदूषण जो है हमारे भीतर जो है वो प्रभाव करता है। तो 3 तरीके से जो है, आंख के द्वारा दृश्य के रूप में, कान के द्वारा सुनने के रूप में, और नासिका द्वारा सुगंध के गंध के रूप के अंदर, ये जो आहार हम ले रहे हैं ये हमारे जीवन को रोग करते हैं। हमारे शरीर का रोग का तो हमने अपना ध्यान देने के लिए कर दिया कि मैं ये गोली खा लूं, ये कितनी खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इंजेक्शन बना लिया, कुछ बड़ा कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी आवश्यकता तब है जब हम अपने इन 3 द्वारों के ऊपर जो अगर हम ध्यान दे देंगे तो हमें इन डॉक्टरों की या ऐसे मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और पड़ी तो बहुत कम पड़ेगी, और कम के अंदर बहुत कम इमीडिएटली उपचार हो सकता है, समय में किया जाएगा। तो हमें जो देखना है कि हमें अपने शरीर के जो मैसेज देता है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर ध्यान देते ही हम अपने श्वास पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो श्वास पे ध्यान देते ही हमारे विचार पे ध्यान चला जाएगा। विचार हमारे को कौन सा है जो श्वास हमारी गति तीव्र कर रहा है, या विचार कौन सा है जो हमारे तीर को स्लो गति कर रहा है। दोनों ही भयावह हैं, दोनों ही हमारे रोग का कारण है। तो आपका जो विषय है दीदेवार सिर्फ एक बात नहीं कर रहा है, जीवन निरोग की बात कर रहा है। जीवन निरोग के अंदर सबसे ज्यादा महत्व विचार का है। जीवन दिशा जो है वो विचार के माध्यम से दी जाती है।
जितने शिक्षक हुए हैं स्कूलों में, जितने ग्रंथ बने गए हैं, जितने धार्मिक स्थान बने गए हैं, वहां विचार ही तो दिए जाते हैं। तो विचार हमें कैसे ग्रहण करने हैं? जिस प्रकार हम आज शादी में जाते हैं तो कितने प्रकार के भोजन मिलते हैं, सभी भोजन खाने के लिए बनाए गए हैं और हर भोजन को कोई ना कोई खाता है, मगर उसमें मैं चूजी बनता हूं मुझे क्या खाना है और क्या नहीं और कितना खाना। उसी प्रकार जगत में सभी विचार दिए जा रहे हैं, सभी विचार किसी ना किसी कार्य के लिए हैं, मगर मैं उसका चूजी बनूं, मुझे कौन सा विचार लेना है मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है। 10वीं पढ़ने के बाद हम बच्चे से तो पूछ लेते हैं कि तुझे कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी एजुकेशन लेनी है, किस फील्ड में जाना है, आर्ट्स करनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। क्या कॉमर्स है तो साइंस गलत हो गई, साइंस है तो आर्ट्स गलत होगी? सभी उपयोगी हैं, मगर सभी बच्चे एक तीनों चीजें नहीं लेते, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से वो एक ही सब्जेक्ट को, एक ही दिशा को लेते हैं। उसी प्रकार विचारें जो है आजकल, जो मानव की प्रगति के कारण एआई के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, और आज हर व्यक्ति एक शिक्षक बन गया है, एक डॉक्टर बन गया है, रील के माध्यम से कोई ना कोई आ रहा है। तो वहां मुझे सजग और सचेत होना अनिवार्य है कि मुझे कौन सा आहार लेना है। ये जो सोच का आहार है, ये जो विचार का आहार है, ये मेरे जीवन को रोगी और निरोग बनाएगा। तो हम अपने उस आहार पर, शरीर के आहार पर पूरा ध्यान ना दें, उस पर जितना उसका कार्य है उससे ज्यादा ध्यान नहीं, उतना ध्यान ही आवश्यक है। अगर हमने उतना ध्यान भी दे दिया या उससे कम भी दे दिया तब भी शरीर निरोगी हो सकता है। मगर हम ध्यान नहीं दिया, हमने अपने शरीर के उस मैसेज को समय अनुसार नहीं पकड़ा, और जब वो हम कष्ट में आ गए, तो जब हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब हमने शरीर को समझा, तब हम डॉक्टर पर या उस उपचार के लिए गए। शुरुआत में ही हमें सजग और सचेत होना। और विचार जैसे हैं कि मेरा श्वास मेरे किस विचार से है। किसी ने मुझे कोई बात कह दी, उससे मुझे मेरे प्रशंसा में बात कही तो मैं खुश हो गया, उसने मेरे विपरीत बात की जो मुझे कबूल नहीं हुई तो मैं नाराज हो गया। दोनों के अंदर मेरे श्वासों की गति में फर्क आएगा। मैं प्रसन्न होता हूं तब भी वो तीर हो जाते हैं, और मैं गुस्से में होता हूं तो और ज्यादा तीर हो जाते हैं। तो अगर भय लग जाए, डर लग जाए, मेरे को इसमें नुकसान हो जाएगा या वो आएगा तो मेरे पे ऐसा कर देगा, वैसे मेरे श्वास की गति धीमी हो जाती है। तो दोनों के अंदर, जैसे रोड के ऊपर, रोड के हिसाब से हाईवे पे हम उसी स्पीड की रिक्वायरमेंट से गाड़ी चलाते हैं, और गली के अंदर उसी स्पीड के जितनी रिक्वायरमेंट है गाड़ी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट से बचते हैं। इसलिए धीमी गति कहाँ चाहिए और तीव्र गति कहाँ चाहिए, उसी हिसाब से अगर धीमी की जगह तीव्र मिल जाए, तीव्र की जगह धीमी चलाएंगे तो अपना और दूसरे का नुकसान करते हैं। उसी प्रकार हमें अपने जीवन को अंदर बड़ा सजग और सहजता से करना पड़ेगा। इसके लिए कोई लंबा अध्याय नहीं है। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। योग की बात करते हैं, योग होता है 2 या 3 चीजों का जमा। 3 और 5 का योग 8 होता है, पर 3 अकेला योग नहीं है, 5 अकेला योग नहीं है। 3 एक अंक है, 5 भी एक अंक है, इन दोनों का योग 8 है। उसी प्रकार शरीर पे जो किया जाए वो व्यायाम है, वो योग नहीं है। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम है। श्वास की सीमा गति को निर्धारित करने और कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम है। ये दोनों अपने अपने अलग कार्य कर रहे हैं और अकेला कोई योग नहीं। और जो ध्यान है, जो विचार है, जिसको हमने ध्यान का नाम दिया है, वो मेरे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। तो जब ये तीनों मिलते हैं एक साइड, तब योग बनता है। अकेले में ये योग नहीं है। हमें इस भ्रम से भी बाहर आना होगा। प्राकृतिक नियम के अनुसार, जैसे मैंने अभी बोला कि जहां मेरा शरीर है वहां मेरे श्वास होंगे ही, मगर मेरे श्वास कैसे कार्य कर रहे हैं उस पर मेरा ध्यान होना चाहिए।
जब मेरा शरीर, मेरा श्वास और मेरा ध्यान जब इकट्ठे हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, सहयोग देते हैं, तब ये योग बनता है। और ये योग जो आपस का सहयोग ही जीवन निरोग होता है, जीवन निरोग होता है, जीवन निरोग होता है। तो हमें इन बातों को भी समझना होगा कि मेरे जीवन के लिए 3 माध्यम है। एक मेरा शरीर है जो जैसे बन गया, मगर उसका रख रखाव का दायित्व मेरा व्यक्तिगत है। उसके शक्ति के लिए एक आहार चाहिए, और जीवन को, जीवन आयु के लिए, प्रगति के लिए मुझे को श्वास चाहिए कि मैं उसका करें। और मेरा जीवन साथी कौन है? यह भ्रम है कि जिससे हम शादी करते हैं मेरा जीवन साथी है। ये इस भ्रम से भी हमें बाहर आना पड़ेगा। मेरा जीवन साथी मेरा शरीर है। मेरे शरीर के पहले श्वास के साथ उसने मेरे श्वास के साथ साथ दिया और मेरा जीवन आरंभ हुआ। तो पूरे जीवन के अंदर मेरा जीवन साथी कौन है? वो मेरा शरीर है। और मैं अपने जीवन साथी को इग्नोर कर देता हूं, नजरअंदाज कर देता हूं, उसे रोगी कर देता हूं, और मैं दूसरे को अब सहज कर देता हूं और दूसरे के साथ ईमानदारी करने की कोशिश करता हूं, और अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी नहीं करता, जबकि वो मेरे साथ ईमानदारी करता है। तो हमें अपनी भाषा को भी सजग समझना पड़ेगा। ये नहीं कि बाहर से हमें मिला गया। आज तो जीवन साथी हर 4 से 6 साल में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहां जीवन साथी है? मैं गाड़ी तो बदल सकता हूं, गाड़ी का ड्राइवर, मैंने ड्राइविंग सीख ली, तो गाड़ी अपने आप नहीं चलती है। और गाड़ी के अंदर कोई भी ड्राइव करेगा, गाड़ी उस ड्राइवर के साथ चल पड़ेगी। वो किसी ड्राइवर को नहीं पहचानती है, वो अपने नियम को पहचानती है। जो गाड़ी को नियम को चलाएगा, चाबी लगाएगा, गियर रेस देगा, गाड़ी उसके साथ चलना शुरू कर देगी। मगर मेरे शरीर का ड्राइवर सिर्फ मैं ही हूं, और मैं इससे बाहर निकल गया तो कोई दूसरा इसको ड्राइव करने के लिए नहीं होगा। ये प्रकृति का नियम है, और इसका ड्राइवर ही नहीं हूं, मैं इसका मालिक भी हूं। और जिसका मैं मालिक बन जाता हूं तो मैं उसका रख रखाव करता हूं। मैंने अपनी गाड़ी का मालिक समझ लिया, अपने स्कूटर का मालिक समझ लिया, अपने दफ्तर, अपने मकान का, उसका रख रखाव करता हूं। मैंने अपने शरीर को अपना मालिक बनाया ही नहीं। तो मालिकाना हक है। यही दीदेवार कहता है, स्वयं का स्वामी। आप अपने स्वामी बनेंगे, और स्वामी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन साथी का स्वामी बनना पड़ेगा। और जीवन साथी का स्वामी बनने का यह है कि जैसे ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, मैं उस समय उसे पूरी करूं। बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि 5वीं क्लास में बच्चा पास हो गया, तो 6ठी में उसकी नई कक्षा में जाने के लिए पिता उसकी रिक्वायरमेंट उसी समय पूरा करता है, या उसे कहता है कि नहीं, जब तक 3 साल रुकेगा नहीं मैं दूंगा नहीं। तो हम अपने घर की, परिवार की रिक्वायरमेंट उसी समय पूरे करने के लिए तो हम समझ आते हैं, मगर शरीर की जो एक्चुअल मेरा जीवन साथी है, उसकी रिक्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं। इन बातों को जब तक हम सहज से नहीं समझेंगे, तो हम अपने जीवन साथी, जो मेरे जीवन का साथी है और वो मेरा वाहन है, और मैं अपने वाहन का मालिक नहीं बन रहा, उसको उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर रहा हूं। मैं अपनी गाड़ी के अंदर अगर एक टायर में हवा कम है तो मैं भरवाने चला जाता हूं, अगर कहीं पेट्रोल कम है तो उसको भरने चला जाता हूं। इतना तो ध्यान रखता हूं, मगर मैं अपने एक्चुअल जो मेरा शरीर का रूपी वाहन है जीवन का, उसको नजरअंदाज करता हूं। तो ये हमने डॉक्टरों की महत्व मान लेते हैं, खान पान पे करते हैं, मगर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरा जगत शरीर के उपचार के लिए लगा हुआ है। WHO या दूसरे जो हैं, वो सारे शरीर के लिए बात कर रहे हैं, और पूरा जगत सिर्फ इसी बात में ही अपने को उलझाए रखा है। जबकि जीवन निरोग कैसे हो, उसके अंदर श्वास और विचार का भी महत्व अधिक है। एक आदमी अपंग है, शरीर से कमजोर है, उसको हमने गाड़ी दे दी या कोई ऐसा बैसाखी के रूप में दे दिया, मगर तब भी वो किसी ना किसी के जीवन को निर्देश कर सकता है अपने विचार के द्वारा। शरीर से अपंग होने से जीवन नहीं रुकता है, मगर विचारों के अपंग होने से जीवन अपना नहीं, समाज भी अपंग कर देते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखें। और इसलिए कौन सा विचार हमें मिलना है, कौन दे रहा है, उसकी अपनी जीवन कैसे है,
उसकी अपनी दिनचर्या कैसे है, उसने कैसे जीवन व्यतीत किया है, वो सूचना के माध्यम से दे रहा है या अपने अनुभव के माध्यम से दे रहा है, हमें इस पर भी पूरा सचेत और सजग होना पड़ेगा। जब तक हम इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जीवन निरोग नहीं हो सकता। हो सकता है कि हमारा शरीर निरोग हो जाए, मगर शरीर निरोग होने से जीवन निरोग नहीं होगा। जीवन स्वस्थ रहना चाहिए, ये मूल कारण है। और मेरी जीवन की अवधि मेरे श्वास पे डिपेंड करती है। वो कई लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ मूल रूप से कहता हूं, श्वास को अगर संतुलित रूप से उसका प्रयोग करेंगे, जैसे एक किसी को पिता ने 100 रुपए दिए, तो उसने 1 महीने में 90 खर्च दिए, तो अगले महीने के लिए 10 रुपए बच जाते हैं, और उसने 10 तारीख को ही 100 रुपए खर्च कर लिए, तो बाकी 20 दिन उसे कष्ट होते हैं। तो हमारे श्वासों की कंजम्पशन भी हमारी जीवन की अवधि है, हम उसे कितना संतुलित करते हैं। अब श्वास का संतुलित होना ही मेरे शरीर को निरोग करता है, और श्वास का संतुलित होने से मेरे भीतर के विचार संतुलित होते हैं। मैं कौन से विचार कैसे लाऊं, इस पे ध्यान देता है। इसलिए दीदेवार थॉट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। प्रकृति ने किसी भी जीव को बनाने से पहले उसके जीवन के लिए हर चीज पैदा कर रखी है, और उसके बाद प्रकृति के पास कुछ देने के लिए नहीं है। 4 चीजें जो हैं, जिसको हम तत्व का नाम देते हैं, वो हर जीव के लिए आवश्यक है, सिर्फ जीवन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। उसे सूरज का ताप वहीं मिलता है जो जीव जहां पैदा होता है, मानव हो या कोई और जीव जंतु। उसे वनस्पति, जंगल, वन वहीं पे मिलते हैं जिसके शरीर के आहार के लिए, जहां पर वो पैदा हुआ है। उसे जल वहीं मिलेगा, बरसात और समुद्र के रूप के अंदर, कहीं जो उसे पैदा नहीं। वायु उसे श्वास के लिए वहीं मिलेगी, उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। किसी जीव को, इवन मानव को, अपनी 4 जीवन की आवश्यकताओं के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, और प्रकृति के पास इसने पहले हमें दे रही है, और इसके बाद उसके कुछ है ही नहीं देने के लिए। बाकी सिर्फ मानव ने अपनी सुविधा के लिए अपने मन और बुद्धि से उसका विकास किया है। और मानव की जो शक्ति है, हम किसी आस्था या प्रार्थना पे अपना समय नष्ट करने के बजाय हम अपने भीतर की ऊर्जा को अपना स्वामी बनकर अपने जीवन के अंदर शरीर और विचार के माध्यम से अपने जीवन को निर्देश करें। मेरे घर में साइकिल रखने की जगह नहीं और मर्सी प्रतिस्पर्धा में रखने की कोशिश करता हूं, तो मैं जीवन को सुविधा के बजाय दुविधा बना देता हूं। तो जैसे जैसे मेरी जरूरत पूरी हो तो मैं आगे बढ़ूं, और जब मेरा शरीर इससे मैं बाहर निकल जाता हूं, मैं कितना ऐसा इंसान हूं कि मैंने, शरीर ने पूरा जीवन मुझे साथ दिया और मैं इसको छोड़कर चला गया, और शरीर कहीं विलीन नहीं हुआ 5 तत्वों में। यह भ्रम है, शरीर वहीं पड़ा है, नजर आता है। और जो जीवन का मालिक था वो छोड़कर अपने वाहन को निर्जीव करके चला गया। तो उनका विसर्जन करते हैं हम, अग्नि को भेंटा करें, चारों में से किसी एक कारण को हम भेंट करते हैं। या हमने अग्नि भेंटा करी, या पृथ्वी को, धरती को समर्पित किया, या जल में प्रवाह करा, या वायु के अंदर फैला दिया। ये 4 माध्यम से ही जीवन चलता है, और इन 4 माध्यम के द्वारा ही हमने उस शरीर को किसी ना किसी रूप में दिया है। 5वां हमारे पास आज के समय में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। तो मेरे इन चारों चीजों को मुझे कैसे स्वच्छ रखना है, वातावरण को स्वच्छ रखना है, जल को स्वच्छ रखना है, पृथ्वी के अंदर कैसे मुझे अपनी मिट्टी जहां से मैंने वनस्पति लेनी है वो कैसे ऑर्गेनिक बने, मैं उसे स्वच्छ रखना, ये ध्यान देना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इन चारों पे पूरी तरह ध्यान नहीं दूंगा, कृत्रिम मैंने बना लिया, सूरज की रात को अंधेरा हो गया, मैंने रोशनी बना ली, पर वो कृत्रिम है, वो मेरे उपयोग के लिए है, मेरे जीवन के लिए नहीं। मैंने 24 घंटे 24 साल उसी कृत्रिम बिजली से नहीं अपने जीवन को चल सकता। प्राकृतिक नियम के साथ कृत्रिम मेरे की आवश्यकताओं के साथ है। मेरे पांव चलेंगे, गाड़ी मेरी कृत्रिम है, जब मुझे जरूरत हो मैं 24 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, जब जरूरत है वैसे ही चलाता हूँ। तो इसलिए मानव जो तुमने अपने अनुसंधान करे हैं अपनी उपयोगिता के लिए है, उसका भी मालिक बन। आज गर्मी है तो एयर कंडीशन जो है 24 घंटे चलता है, उसमें बैठता है, या जितना तू रहता है वैसे ही जीवन में सजग और सचेत रहेगा।
स्वयं का स्वामी बनेगा, स्वयं को जानो, स्वयं का पहचानो। ये जो है दीदार का स्लोगन है, अपने दीदार करो। अगर जब हम ऐसे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन निरोग रहेगा, तभी हम सबके जीवन में आनंद आनंद आनंद। जी, सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने आनंद दे दिया कि दवाइयों से अलग किस तरह से जो आरजेशियंस हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं और दवाई की जरूरत न पड़े, इस पर ज्यादा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग हीमोफीलिया दिवस भी मना रहे हैं और हीमोफीलिया समस्या से निपटने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल और खान पान जो है वही स्वस्थ करेगा। और लीवर दिवस भी मना रहे हैं और इस साल की तो वर्ल्ड लीवर डे का थीम ही है कि लीवर की सेहत के लिए पौष्टिक खान पान पर ध्यान देना। इसमें जो हीमोफीलिया डे है वो इस बार महिलाओं को देखते हुए रखा गया है। हालांकि हीमोफीलिया रोग जो है वो पुरुषों में ज्यादा होता है, जो खून नहीं रुकता है, अंतरस्राव भी होता है, मृत्यु तक हो सकती है। महिलाओं को इस बार जो है थीम रखा गया है। और लीवर डे का मैं जैसा मैंने बताया कि सेहत के लिए पौष्टिक खान पान वो रखा गया है। दीदेवार जी ने भी यही कहा कि शरीर, श्वास और विचार, विचार को हम सकारात्मक विचार के रूप में अगर समझें तो जीवन निरोग करने में ये सब चीजें किस तरह से मदद हो सकती हैं। और स्वच्छ खान पान ये भी बहुत जरूरी है, बीमार ही ना पड़े, इस पर ज्यादा हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। डॉक्टर चावला जो मेडिको सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो डॉक्टर नरेश चावला जी वो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर उनसे चाहेंगे कि आप लोग छोटे छोटे अपने जो जीवन के सवाल हैं, क्योंकि आज विचार हो रहा है कि निरोग कैसे रहा जाए, बीमार ही न पड़ा जाए, तो आप आ सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। और डॉक्टर चावला जी से भी मैं चाहूंगा कि वो इस साथ में रहें और अपने जी जवाब के लिए हमारे पैनलिस्ट तैयार हैं। तो सुदीप साहू जी ने सबसे पहले सवाल पूछा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरजीत जी ने और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हेमोफीलिया और थैलेसेमिया मेजर और माइनर, क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई अंतर है? दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि शादी विवाह जो होते हैं उसमें हम कुंडली न मिलाएं और ये रक्तों की जांच जरूर कराएं। और दूसरी चीज, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है उसमें जो रक्त की जांच का सर्टिफिकेट जो डॉक्टर इशू करता है उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली संतति जो है इस बीमारी से बच सके। मैं सही बात मेरा कहना है। धन्यवाद, शुक्रिया। सुदीप साहू जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो ये सवाल पूछा है, ये आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। आम आदमी जो एक मेडिको नहीं है या पैरामेडिको नहीं है, उसको कहाँ भूल जाता है, कहाँ थैलेसीमिया, कहाँ हीमोफीलिया। तो ये दो अलग अलग बीमारियां हैं। जो हीमोफीलिया है वो क्रोमोसोम लिंक्ड बीमारी है, जिसमें एक फैक्टर एक्स नाम का 10 नंबर फैक्टर कम होता है, जिसमें खून जमता ही नहीं है। उस आदमी की जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसको वो रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो वो पहले दिन ही मर जाएगा, या कुछ दिन बाद मर जाएगा, कोई चोट से मर जाएगा, कोई नाक में से खून निकलने से मर जाएगा। तो इस बीमारी का, इसके लिए आप कहोगे क्या इन लोगों की क्या शादियां नहीं होती हैं, या इन लोगों का जीवन लंबा नहीं चलता है? तो चल तो सकता है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम केयर से चलता है। जैसा कि मैंने पहले बोला, इनका लाइफ लॉन्ग इनको एक इंजेक्शन लगता है, जो कि बहुत महंगा इंजेक्शन होता है, जो कि हिंदुस्तान सरकार थोड़ा सस्ता भी सप्लाई करती है। उसी से जिंदगी चलेगी। और बाकी केयर, कोई चोट ना लगे, कोई नाक आपने साफ किया गलती से खून आ गया तो कितना खून निकल जाएगा कि बंदा मरने का नंबर आ जाएगा। तो एक केयर ज्यादा है। आपने पूछा इनकी शादियां, तो यस, इनकी शादी बहुत ही केयरफुली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सच है कि आने वाले, अगर ऐसा हीमोफिलिक पेशेंट एक नॉन हीमोफिलिक आदमी इंसान से, लड़की से या लड़के से शादी कर भी लेगा, तो संतान का क्या होगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे लोगों की जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे लोग शादी करें, क्योंकि जो संतान होगी उसके हीमोफिलिक होने के चांसेस पूरे पूरे। नंबर वन। जो दूसरा आपने जिक्र किया, दूसरी बीमारी जो मैं अलग से बता रहा हूं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में मेजर और माइनर होता है। आप कहोगे मेजर क्या होता है और माइनर क्या होता है? जो मेजर का मतलब उसको थैलेसीमिया हो गया है, उसको हर 15-20 दिन बाद खून सब देना पड़ेगा बाहर से, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकता, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा।
जो माइनर है वो नॉर्मल जिंदगी काट सकता है, उसको बीमारी नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक साथ में ऐसा ऐसा जेनेटिक आगे क्रोमोसोम होता है उसको चला सकता है। थैलेसीमिक माइनर की शादी थैलेसीमिक माइनर से नहीं होनी चाहिए। अगर थैलेसीमिक माइनर की शादी थैलेसीमिक माइनर से हो गई तो औलाद के 50% चांसेस हैं उसको थैलेसीमिक मेजर बनेगा। आज की तारीख में जो डॉक्टरी की सफलता इसी में कही जाती है कि हमें थैलेसीमिया मेजर को पैदा होने ना दे। ना होने का मतलब अगर मेरे परिवार में कहीं दूर दूर तक भी अगर थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है तो हम देखें कि हम एंटीनेटल टाइम में जब बच्चा शुरुआत होती है तब से जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं ताकि थैलेसीमिक मेजर बच्चा पैदा ना हो। दूसरा, थैलेसीमिक माइनर ने ध्यान नहीं दिया, उसने गलती से, जैसे कहते हैं ना पथरी मिलाई जाती है, तो थैलेसीमिक माइनर बकायदा लिख दे कि मैं थैलेसीमिक माइनर हूं, आप अपना टेस्ट करवा के दीजिएगा। अगर आप थैलेसीमिक माइनर हैं तो मुझसे शादी ना करो। आप यानी कि वो नॉन थैलेसीमिक होना चाहिए, मेजर तो हो ही नहीं सकता, माइनर भी नहीं होना चाहिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे पथरी मिलाई जाती है, बता दो कि मैं थैलेसीमिक माइनर हूं, मेरी शादी थैलेसीमिक माइनर से ना हो। अगर शादी हो गई तो 50% चांसेस हैं कि थैलेसीमिक मेजर बच्चा पैदा हो जाएगा, जो कि एक उम्र भर के लिए परिवार पे भी और समाज पे एक लाइबिलिटी बन जाएगा। लाइबिलिटी क्या, हर 15 दिन खून चढ़ाना को पॉसिबल है क्या? करोड़ों लाखों का खर्चा है, वो इतना खून आएगा कहां से? और लाइफ लॉन्ग केयर जो कि बहुत ही मुश्किल है। इसी आपने सुदीप जी ये आम जनता के लिए बड़ा आसान कर दिया। हीमोफीलिया अलग बीमारी है, थैलेसीमिया इज ए मोर कॉमन डिसीज, जिसको कि हम जो समाज में पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कॉमन है। और आज भी मैं ऐसे हजारों बच्चे जानता हूं जो पैदा हो रहे हैं और उनको लाइफ लॉन्ग केयर देनी पड़ती है। तो हमारी सफलता इसी में ही है कि हम अपनी लायकता से, मेडिकल नॉलेज से, एनजीओ की मदद से, आप जैसे आरजीएस पॉजिटिव मीडिया की मदद से लोगों में ये संदेश पहुंचाएं कि आप शादी से पहले अपना, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लीजिएगा, जिसमें ऐसा टेस्ट होता है उसमें पता चल जाता है कि ये माइनर है। अगर वो माइनर है तो माइनर से शादी हमें कतई रोक नहीं। थैंक यू डॉक्टर नरेश चावला जी। धन्यवाद और धन्यवाद बहुत। जी हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग शरीर, श्वास और सकारात्मक विचार से कैसे निरोग रहें, इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम बीमार ही ना पड़े। ऐसा जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है क्या होना चाहिए। और योग की भी चर्चा दिदेवार जी ने की और प्राणायाम की चर्चा की। शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ खान पान रहे और सहज जीवन जिए। तो जी, और कोई दूसरे? ईशा खान जी। हाँ, रति चौबे जी, नागपुर से रति चौबे जी हैं, कवित्री हैं जी। जी रति नमस्ते चौबे जी, मैम माइक जी। नहीं, मैं बराबर सुन रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब के सबके यानी जो विचार थे, कई बातें ऐसी थी जो मेरे को पता नहीं थी। आज मुझे उन सब चीजों का पूरी तरह से ज्ञान हुआ। और वास्तव में ये बहुत जरूरी है कि हमको जांच जरूर कराना चाहिए, और खासकर विवाह के समय। यानी आजकल क्योंकि पता नहीं चलता है, तो जब भी लड़के लड़कियों का विवाह हो तो जांच जरूर कराना चाहिए। और अगर किसी में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उनको आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। ये आपने एकदम बिल्कुल सही कहा, नहीं तो लाइफ लॉन्ग के लिए परेशानी हो जाती है। जी बहुत कुछ आज जानने को मिला मेरे को, बहुत अच्छा लगा आज सबके विचार, दोनों डॉक्टर साहब के सबके। और शायद अगर आज मैं ये मिस कर देती तो बहुत मुझे लगता कि मैं काफी अपने आप का नुकसान करती। जी हाँ। जी जी जी। अच्छा, इसमें से कितने लोग जो हैं वो योग करते हैं, जी मैं करती समय हूँ। निकाल पाते? आप योग करती हैं? जी हाँ, मैं करती हूँ थोड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं श्वास के बारे जरूर। में बताएं, योग करती हैं। श्वास, दीदेवार जी कह रहे हैं कि जी श्वास जो है भगवान ने लिमिटेड दे दिया है। शायद दीदेवार जी आप यही कह रहे हैं ना कि श्वास लिमिटेड है। तो यहाँ जी पर सवाल उठता है कि खिलाड़ी तो बार बार इतना तेजी से सांस लेते हैं, जो धावक है, एथलेटिक्स है, वो तो हाँ उसका तो श्वास फिर तो जिंदगी उनकी कम हो जाएगी। इसको जरा सा समझाइए दीदेवार जी। हाँ। जी, दीदेवार जी, आपका आज जो के प्रश्न, सीबीएट के इस कार्यक्रम में आप श्वास के बारे में जो बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको बताइए, क्योंकि योग करती हैं रति चौबे जी। श्वास का नहीं क्या रोल है स्वस्थ रहने में? नहीं, श्वास श्वास का रोल
ही स्वस्थ रहने में है। श्वास अगर आपके संतुलित हैं तो आप निरोगी होंगे। अगर कोई रोग है तो श्वास के द्वारा आप उसे बिना किसी उपचार के भी ठीक कर सकते हैं। और आपने खिलाड़ी की बात कही, कोई भी खिलाड़ी जो दौड़ दौड़ करता है, क्रिकेट खेलता है, तो वो पूरी जिंदगी नहीं खेलते हैं। कुछ समय के लिए जब युवा होते हैं या उससे उनकी उनकी अवधि जो है उसके लिए बहुत कम होती है, और ज्यादातर उनकी आयु लंबी नहीं होती है। बहुत कम है जिनकी अगर एवरेज निकालेंगे तो उनकी आयु एक लिमिट से तक लंबी आयु वाले जो अपने खेल को छोड़कर फिर अपने उस जीवन को साधारण जीवन में जीते हैं, तब हो सकता है। तो कंजम्पशन जो उन्हें करी है उसके बाद उनकी सेविंग करनी पड़ती है। सेविंग के लिए उनको कार्य करते हैं। कोई खिलाड़ी 10-20 साल के बाद अपने आप रिटायर कर लेते हैं, वो रिटायर नहीं किया जा सकता। तो खिलाड़ी नहीं, और भी किसी चीज में अगर आप कर रहे हैं, आप अगर फौज के अंदर हैं तो लड़ाई के अंदर आप करते हैं, तो कुछ भी ऐसा काम है उसमें आप किसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, जीवन सार्थक होता है। और जीवन सार्थक के लिए जीवन लंबा जरूरत नहीं है। अगर आपने कम समय में अपने जीवन को सार्थक बना लिया तो आपकी जीवन की अवधि कम भी समाज के लिए एक असेट्स बनती है। तो अगर मैं 100 साल जी रहा हूं और समाज के लिए कुछ दे नहीं पा रहा और 80 साल से 20 साल बीमार हूं, घर वालों के लिए देगा, तो ऐसी लंबी आयु मुझे नहीं चाहिए। सो हमें आयु का ये श्वास के ऊपर ध्यान है, मगर श्वास मैंने कहाँ कंज्यूम हुआ इस पे ध्यान दूंगा। अगर मेरे हित में और समाज के हित में है तो मेरा जीवन सार्थक है। अन्यथा मैंने लंबी आयु करते जीवन को निरर्थक कर लिया, सिर्फ श्वासों पे ध्यान दिया, बैलेंस नहीं करा। संतुलित करना है जीवन को। संतुलित जीवन ही स्वस्थ जीवन है। संतुलित नहीं है तो जीवन स्वस्थ नहीं है। इस विचार से मैं आपके विचार को आंसर दिया हूँ। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। गुलशन सुमन जी, आपने कोई सवाल है तो आप वीडियो में आ जाइए। गुलशन सुमन जी, आपने हाथ खड़े किए हैं, आप वीडियो में आके सवाल पूछिए। हाँ गुलशन सुमन जी, हाँ जी, स्वागत है नमस्कार आपका। जी। स्वागत है जी। मैं पहले क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा देर से ज्वाइन कर सका मैं, क्योंकि घर में यूट्यूब पे गेस्ट आ लाइव रखे है, थे। आप निराश ना हो। ये पूरी बातचीत बहुत ही जीवन के लिए, सहज जीवन के लिए बहुत जरूरी है सुनना। और यूट्यूब पे चैट बॉक्स में दिया हुआ है, लाइव है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे। ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लाइव हो रहा है ये। जी गुलशन अच्छा, सुमन जी, परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं गुलशन सुमन, मैं गुड़गांव से हूँ। हाँ और सर से मैं 2 बार मिल चुका हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मिला था। और आज का सेशन थोड़ा सा मैं देर से अटेंड कर पाया क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आ रखे थे, अभी गए हैं। तो अच्छा, कोई मेरा सवाल है तो पूछिए। सवाल ये है, अ, ज्यादातर हम अभी बातें में सुन रहा था कि हम बीमार ना ही पड़े। अगर कोई बीमार है तो उसको कैसे रिवर्स किया जाए, वो थोड़ा सा उसके नहीं, बारे में बीमारी तो बताइए। अलग अलग होती है ना, अब उसमें तो बीमारी तो अलग अलग होती है। तो किस नहीं, तरह का बीमारी बीमार अलग है? अलग है, बट देखो थोड़ा सा आज देखिए हम लोग जो थॉट है प्रोसेस का। हीमोफीलिया, देखिए आज आज कंसंट्रेट कर रहे हैं हीमोफीलिया और लिवर डे पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। हालांकि थैलेसीमिया की बात आ गई है, उसके लिए अलग दिन होते हैं। हम लोग कंसंट्रेट करें कि इन्हीं विचारों पे चलें और आगे करें। मैं डॉक्टर चावला जी से ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर चावला जी, अभी देहदान की बात अभी लिखा गया है, हम लोग उस पर भी कार्यक्रम करते हैं, करते रहेंगे। जो तो किस तरह से लीवर जो है वो एक आदमी जिंदा रहते ही कितनी बार डोनेट कर सकता है, क्योंकि लीवर कहते हैं वो, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। अच्छा, आपने पूछा है वर्ल्ड लिवर डे पे पहले मेरा लिवर स्वस्थ होगा तभी मैं किसी को दूसरे को दे पाऊंगा। पहले लिवर को स्वस्थ रखना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे पहले हम आंख का नेत्रदान करते थे, हम किडनी, हमारा बहुत डोनेशन हो रही हैं, अब तो हार्ट डोनेशन हो गई हैं। और लिवर डोनेशन जो आज से 2-3-4 साल पहले बहुत महंगा था, हमारे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च हो जाता था, अब ये मात्र 35-40 लाख में हो सकता है। तो जो लोग भी लिवर जिनका खराब हो जाता है किसी कैंसर से या
कोई सिरोसिस ऑफ लिवर वगैरह से, एटलीस्ट मैं कम से कम 10-12 अपने ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जिन्होंने लिवर किसी ने अपने ब्लड रिलेशन से लिया, किसी ने अपनी पति या पत्नी से लिया, तो अच्छा चल रहा है। आपने कहा कितनी बार दे सकते हैं, तो मैं कहूंगा कितनी बार पॉसिबल नहीं है। आप एक जीवन में मात्र एक बार भी दे देते हैं तो बहुत ही इतना इतना आसान नहीं है। पहले लिवर का स्वस्थ होना जरूरी है, फिर जो डोनर है वो जिसको देता है रेसिपिएंट को उसमें रिजेक्ट ना हो, क्योंकि आज से चंद साल पहले तक रिजेक्शंस बहुत होती थी। लेकिन अब मैं बड़ी खुशी से कहूंगा कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में बहुत बेहतर हो गया है। चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, इवन कई छोटे शहरों में भी शुरू हो गया है। और इसी तहत मैं कहूंगा, अगर आपने अपने लिवर को स्वस्थ बनाना है तो जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं, अपने लिवर को स्वस्थ करने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिटनेस और हाइजीनिक फूड का महत्व बताऊंगा। आपने अमीबिक लिवर एब्सेस सुना होगा, लिवर में पस पड़ जाती है, तो आप अपने पेट को भी ठीक रखिए। आपको बार बार कोई इमोशंस लगती हैं, अमीबिक डिसेंट्री होती है। इसके साथ साथ मैं आपको मन्ना जी बता दूं, हमारे देश में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है। अगर आप चाहते हैं आपका लिवर स्वस्थ रहे तो आप बकायदा हेपेटाइटिस बी का वो ए का इंजेक्शन है, जो बहुत ही कम कीमत का इंजेक्शन है, वो जरूर लगवाइएगा। तो ये हम अपने लिवर को स्वस्थ रखेंगे। तो आपके इस प्रोग्राम में आम जन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लोग डरते रहते हैं, गलत गलत दवाइयां खाते रहते हैं, मत कीजिएगा। अपने लिवर की हिफाजत करना अत्यंत आवश्यक है। मत भूलिए कि लिवर सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है, रिकवर भी अपने आप होता है। और लोग जो हम कहेंगे लिवर के लिए बहुत दवाइयों की जरूरत है ही नहीं। आप अगर अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक संतुलित जीवन आहार खा रहे हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आपने हेपेटाइटिस बी और ए का प्रोटेक्शन ले लिया है, तो ताकि आप और फालतू की सेल्फ मेडिकेशन या क्वैक की मेडिसिन नहीं खा रहे, तो आपको लिवर के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है। और खुदा ना खालसा आपके परिवार में या समाज में कभी जरूरत पड़ती है तो लिवर दिया जा सकता है। लेकिन बता दूं मन्ना जी, जितना आसान देना आंख का डोनेशन है, वो किडनी का डोनेशन है, लिवर का डोनेशन उतना आसान नहीं है। लिवर एक ही होता है, उसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो उसमें से एक हिस्सा दिया जा सकता है जिससे उसका लाइफ यानी कि डोनर का लाइफ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अभी भी किडनी लिवर डोनेशन इज ए डिफिकल्ट डोनेशन। किडनी भगवान ने हमें दो दी है, हम एक किडनी किसी दूसरे को आसानी से बिना नुकसान के दे सकते हैं। लिवर के बारे में ये कहना इतना आसान नहीं है। जो लिवर डोनर है उसका लिवर परफेक्ट भी होना चाहिए, और वो कोई लिवर अपना देता भी नहीं है। जैसे किडनी लोग दे देते हैं, फिर भी पैसे के लिए भी दे देते हैं, लिवर के लिए अभी इतना डोनेशन इतना फ्री नहीं हुआ है। हार्ट का डोनेशन भी इतना फ्री नहीं हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिवर को स्वस्थ रखेंगे, तभी आप एक लिवर डोनर बन सकेंगे। जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद। जी हाँ, दिदेवर जी, मैं अभी जो दिदेवर जी आप प्रश्न इसके आया था, साथ साथ एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। शरीर के बारे में बात हो गई, श्वास के बारे में बात हो गई, विचार को लेकर भी आपने कहा है कि निरोग रह सकते हैं, तो शायद वो मैं सकारात्मक विचार पर ही आपका ध्यान होगा। मैं जो कह रहा हूं, जो प्रश्न आया था, किसी भी रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक नियम के अंदर हमारे शरीर के अंदर सेल्फ मेडिकेशन की क्वालिटी है। उस सेल्फ मेडिकेशन से बड़ी भी हो सकती है। ऐसे कई एग्जांपल हैं, लीवर भी ठीक हुआ है, किडनी भी ठीक हुई है बिना किसी उपचार के। डॉक्टर साहब इस बात को सहमत होंगे, पर वो उसकी बहुत कम लोगों का एग्जांपल हमारे सामने है। उसके पीछे कारण जो है वो मेरे विचार और श्वास का समन्वय है। मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे को बीमारी कौन सी है। बीमारी कौन सी है, उसके पीछे मेरा कारण क्या है। हमें कारण जो पता लगता है वो बाहर से पता लगता है। मैं अपने कारण को अपने ईमानदारी से देखूं कि मैंने अपने जीवन में कुछ पिछले समय से क्या क्या गलत काम किए थे। जिस प्रकार डॉक्टर साहब दुनिया के अंदर डॉक्टर बन के आए, उस दिन दुनिया के सामने डॉक्टर बन गया जिस दिन इन्हें डिग्री मिली थी। मैं डॉक्टर बनने से पहले इन्हें उस पर कितना परिश्रम करा, कितना परिवार का सहयोग मिला, कितनी इन्हें मेहनत और कितनी रातें जागी हैं, वो दुनिया को नहीं पता होती।
उसी प्रकार हमारा शरीर की बीमारी दुनिया को तब पता लगती है जब वो शरीर उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो हमारे बीमारी से पहले हम अपने कारण को ढूंढें, और अगर हम अपने आप से मानदेयकारी करेंगे, हम उस पे ध्यान देंगे, उस पे विचार करेंगे, वो एक स्पेशल क्रिया है, फिर मैं कभी उसमें वार्ता करके बताऊंगा, मगर वो ठीक हो सकती हैं। आपने बोला विचार और श्वास के, और विचार और श्वास, मेरे श्वास वहां है, विचार वहां है जहां मेरा शरीर है। तो मेरा शरीर इन दोनों के सहयोग से तुल्य होने से स्वयं क्योर होता है, स्वयं क्योर कर लेगा। मैं बहुत बड़ी बीमारियों को तो नहीं कह सकता, मगर ऐसी ऐसी बीमारियां भी मेरे पास लोग लेके आए हैं जिनको मैंने इसी विधि से ठीक करा है। मेरे साथ एक नर्सिंग होम है ऑफिस के साथ, उन्होंने कई ऐसे लोगों को मेरे यहाँ भेजा जो मेडिकल के अंदर उसका इलाज नहीं था, पर मैंने उनको विचारों के हिसाब से उनके रीजनिंग कर दी थी, उनकी विचारों को शुद्ध करा है, तो उनके शरीर भी स्वस्थ होने आरंभ हो चुके हैं। जिस प्रकार पहली क्लास का बच्चा पहली पे ध्यान देके 10वीं पास करके डॉक्टर बन जाता है, अगर शरीर उन विचारों के ध्यान से श्वास की कॉम्बिनेशन से ठीक होना जाए, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने के बाद वो अपने जीवन के अंदर निरोगी ना भी हो, मगर सहयोग से अपने जीवन को कष्ट से दूर करके जीवन जी सकता है। मैंने ऐसा कईयों को देखा है, और ये विचार ही और श्वास का समन्वय ही संतुलित और बैलेंस होने से, इनका तीनों का योग मेरे को स्वस्थ रखता है, और किसी रोग से भी मुझे निरोग बनाने में सहायक हो सकता है। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। जी देवार जी, श्वास और विचार पर अपने विचार जो व्यक्त किए हैं हम लोगों के बीच कृष्ण कुमार जी अलीगढ़ से हैं। आरजेएस पीबीएच के 346वें कार्यक्रम में कृष्ण कुमार अलीगढ़ से जुड़े हैं। मुझे लगता है शायद पहली बार जुड़े हैं, और शायद कैसे लिंक कैसे मिला कृष्ण कुमार जी? नमस्कार सभी को सर। क्या है सर आपके सवाल? सर मेरा सवाल तो कुछ नहीं है सर, मुझे लीवर के हेल्थ के बारे में थोड़ी एक्टिविटी रहती है, क्या नाम है, स्वास्थ्य पे चर्चा करना, विषय इस पर वार्ता सुनना अच्छा लगता है। फिट इंडिया के कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, जिससे स्वस्थ रह सके, निरोगी रह सके। और मैं डॉक्टर साहब से संतुलित खाने के बारे में जो बताया वो अच्छा लगा। लीवर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लीवर से संबंधित किस प्रकार भविष्य में जानकारी मिली है जिससे स्वस्थ रह सके शरीर, उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और ये ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं सर आपके द्वारा आयोजित, ये समय समय पर होते रहें, जिससे कि बहुत सारी जानकारी हम सबको मिले। और मुझे जो लिंक मिला है अनिल चौधरी जी हैं बुलंदशहर से, वहाँ से मिला सर। उन्होंने कहा था आप सुनिए, आप हेल्थ के विषय में ज़्यादा रुचि रखते हो, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज हेपेटाइटिस डे के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है, और लीवर से संबंधित जो अभी 19 तारीख को लीवर डे था उसके बारे में भी चर्चा होगी इसमें। तो सर ये चर्चा बहुत अच्छी लगी। जी जी, हेपेटाइटिस नहीं, हेमोफीलिया डे पे। मन्ना जी, मैं डॉक्टर साहब से एक अपने लिए एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मैंने जो अपने विचार रखे हैं मेडिकल के अंदर, डॉक्टर साहब की कितनी सहमति है, या कहीं पर मेरी कोई कमी है, उसको दुरुस्त करें। कौन से विचार एक बार रिपीट कर दीजिए? जो भी मैंने बोला है श्वास और इसके लिए, जो भी डॉक्टर साहब को लगता है कि वो मेडिकली अनफिट है या मेडिकल में है या जीवन के लिए है, उसके ऊपर, क्योंकि आजकल मेडिकल को जब तक साइंस की उसमें मोहर नहीं लगती है, तो आम आदमी उसको स्वीकार करने में थोड़ा सा ग्रेस करता है। तो मैंने तो अपने अनुभव से और मेरे द्वारा मैंने जिसको ठीक करा वो विचार रखे हैं। डॉक्टर साहब की इसमें कितनी सहमति है, मैं डॉक्टर साहब से ही डॉक्टर साहब चले गए? जी हेलो, यस जी, डॉक्टर नरेश चावला जी। मैं, हालांकि ये दो किस्म की डिमांड्स आई हैं, तो मैं दोबारा बताना पसंद करूंगा कि जैसे वो एक जेंटलमैन जो पूछ रहे थे कि मैं लिवर के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूं, तो लिवर एक ऐसी चीज है जिसको लोग नाम तो बड़ी आसानी से लेते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करते। लिवर के लिए किसी किस्म की दवा की या टॉनिक की जरूरत नहीं। मैं हजारों लाखों लोग जानते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब को लिवर का टॉनिक लिख दो जी। लिवर डज नॉट रिक्वायर एनी टॉनिक। लिवर कहता है मुझे सिर्फ एक ही काम करो, बेतुकापन ना हो, जो मैंने पहले बताया, टेनर्ट्स ऑफ गुड लिवर, टेनर्ट्स ऑफ गुड लिविंग, एक पर्याप्त मात्रा में पानी पीना,
कोल्ड ड्रिंक्स और फालतू के रूह अफ़ज़े और हम शेक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। प्लेन वाटर, एयरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाहे उसमें लिम्का, कैंपा या फ्रूटी हो, ये ऑल आर इक्वली बैड। तो नंबर 1, हाइजीन का ख्याल रखना। आधे जो इन्फेक्शंस आंतों में आते हैं, जिसमें डिजेंट्रीज होती हैं, अमीबिक डिजेंट्री होती है, जितना शिगलोसिस होता है, उसका लिवर पे बुरा प्रभाव आता है। तो अपने खाने को हाइजीनिक रखो। हाइजीनिक मीन्स कि बाहर की स्ट्रीट फूड ना खा के मैं अपने घर का स्वस्थ शाकाहारी नॉर्मल खाना खाता हूं, ये उसकी मदद करेगा। मैं पहले बता चुका हूं, एनी किस्म, जो लोग किसी किस्म के पेन रिलीवर्स, मैं मन्ना जी बताना पसंद करूंगा, पेन रिलीवर्स और हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स जो लोग अपनी मर्जी से खाते रहते हैं, उनका लिवर पे और किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव होता है। इसके ऊपर ओवरवेट होना, मेरा फैटी लिवर हो गया, क्यों हो गया? मैं अल्कोहल ज्यादा लेता था। इनको दूर करना, इन चीजों को करना है कि लिवर डिसीजेस में लिवर प्रिवेंशन ऑफ लिवर डिसीजेस कहीं ज्यादा जरूरी है कि पहले मैं लिवर को बीमार होने दूं और फिर मैं लिवर का इलाज करूं। इसके अलावा जितनी भी क्वैक्स व हैवी मेटल्स वहा देते हैं, डॉक्टर साहब आपकी दवाई से ठीक नहीं हुआ, मैं फलाने बाबा के पास गया था, क्वैक के पास गया था, उसने मुझे एक पुड़िया पकड़ा दी, उससे हुआ। उससे जो इनकैलकुलेबल डैमेज होता है, मुझे आम जनता को इस पॉजिटिव मीडिया के लोगों को, उनके देखने वालों को उनका बचाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये सब कर रहे हैं, अनडिजायरेबल एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, नो, स्ट्रिक्ट नो नो। हमसे अक्सर पूछा जाता है हाउ मच ऑफ अल्कोहल कैन बी टेकन विदाउट लॉस, तो आई एम ओपनली सेइंग, हालांकि कहने को कहा जाता है 80-90 ml आप ले सकते हो, बट मैं कहूंगा इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर लिवर। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी फिटनेस। अगर जैसे कि मैंने पहले भी मना जिक्र किया था, आज की तारीख में एक नई बीमारी आ गई है, नॉन एल्कोहलिक। बंदे ने दारू को बूंद भी नहीं पी, एक अच्छी जिंदगी काट रहा है, तो भी उसको फैटी लिवर भी हो गया और सिरोसिस लिवर हो गया। बचने का एक ही उपाय है, अपनी शरीर की एवरेज फिटनेस। डेली 45-50 मिनट डेली आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज कीजिएगा, आपका लिवर खराब नहीं। तो मैं ये पॉइंट्स पहले भी बोल चुका था, लेकिन मैं समझता हूं वर्ल्ड लिवर डे पे इन चीजों पे हम ध्यान देंगे। और अक्सर हमने सुना होगा कि लोग मांगते हैं, ये नहीं कि डॉक्टर देता है, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दे दो जी मेरा हाजमा चंगा हो जाए और लिवर चंगा हो जाए। वी डू नॉट नीड। लिवर अपने आप में इतना बड़ा स्टोर हाउस है, उसको किसी किस्म के इलाज की जरूरत नहीं है। उसको प्रॉपर कंडीशंस दीजिएगा, लिवर अपने आप ठीक रहेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, ब्यूटी मैंने कॉल जी जो कह रहे सवाल किया था उसका हाँ जी, आप हाँ जी, उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं थोड़ी गल समझ रहा, तुसी हाँ। पूछा है कि जो किसी ऐसी दवाइयां भी हैं जो खुद कर सकें, जिससे हम लिवर को उसकी मदद कर पाएं। तो मैं कहूंगा ऐसी दवाइयों की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो दारू भी पी लेते हैं और लिव52 की गोली भी खा लेते हैं। गलत, गलत। आप अपना पाप काटने की कोशिश कर रहे हो, आपको लिवर माफ नहीं करेगा, ये मेरी सोच है। Once in a while, yes, but do not try to become a regular abuser of liver by regular alcohol intake। और साथ में आप सोचें, हम जब एक लिवर अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसको हेपेटोलॉजी कहते हैं, और बाकायदा जो डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होते हैं, इसके बाद स्पेशलाइज करते हैं। उनका स्पष्ट निर्देश है, लिवर को आप चोट ना पहुंचाइए, लिवर कोई दवाई नहीं मांगेगा, ऐसा सच्चाई है। किडनीज को ठीक रखना अलग तरीका है, इन्फेक्शन से बचाना, यूरिन इन्फेक्शन से बचाना वो एक अलग चीज है, लेकिन लिवर पर से हमारे शरीर के अंदर है, उसको अगर हमारा खान पीन ठीक है तो हमें किसी किस्म के ऐसे इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरा सा फोटो सेशन हो जाए, टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑडियो में हैं, तो एक बार फोटो में आ जाएं ताकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में फोटो ले लें आपका। वीडियो ऑन कर लें जो लोग कर सकते हैं। फोटो के बाद मैं चाह रहा था, हाँ, फोटो सेशन जरा ये हो जाए, जैसे गुलशन जी ने ऑन किया। और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, अनिल हरिकिशन चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। जरा थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए ऑन कर लीजिए एक साथ सब लोग। ये काम डॉक्यूमेंटेशन का हो रहा है और
न्यूज़पेपर में भी आएगा, ये खबर छपती है हम लोगों की। और गुलशन जी, आप लगातार जुड़िए, चैट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, काइंडली आप लोग नोट कर लीजिए। ये सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो है वो 10.5 साल हो चुके हैं, तो आप लोग बड़े लक्की हैं कि अब हम लोगों का पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया है और 25 दिन तक इस पीढ़ी का पूरा इतिहास तैयार किया जा रहा है। और हम लोगों का 25 दिन में 25 से ज्यादा कंटेंट पर काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे आज ही आप देखिए तो हम लोग शरीर, श्वास और विचार से निरोग जीवन कैसे होगा, निरोगी जीवन, सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने इस पर दिया। डॉक्टर साहब ने जो है वो हेमोफीलिया डे और लीवर दिवस पे किया, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो 3 कंटेंट तो आज ही हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो समझिए कि 25 दिन में न जाने कितने कंटेंट हम लोगों की 5वां जो ग्रंथ आएगा, वो दीदेवार जी ने ही उसका नाम ग्रंथ दिया था। पहले हम लोगों ने पुस्तक, पहला पार्ट पुस्तक था। ईशा खान जी को पता होगा, दूरदर्शन दिल्ली से हैं ईशा खान जी, तो ये एक आरजेएस फैमिली है। तो मेरे ख्याल से लोगों ने ऑन नहीं किया है। मैं चाह रहा था कि अनिल चौधरी जी का भी फोटो आ जाए और हाँ, हरिकिशन जी का भी फोटो आ जाए, लेकिन हाँ, शायद मैं ये चाह रहा था कि क्या हम्म, कुछ बीमारियों का कुछ स्थान विशेष से भी संबंध होता है क्या? जैसे कोई दलदल के पास रह रहा है, कोई समुद्र किनारे रह रहा है, कोई गर्म इलाके में रह रहा है, कोई बहुत ठंड इलाके में रह रहा है, तो कुछ बीमारियों का इस तरीके से सांस का या शारीरिक जो मानसिक बीमारियां हैं उनका कुछ जगह से भी संबंध है क्या? डॉक्टर साहब या दीदेवार सर जो भी बताना चाहें, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो इशफाक खान, बीमारी मैं शहरों में है देखो गांव में नहीं। कुछ बीमारियों का ताल्लुक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जहां हाँ, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, कोई फॉर एग्जांपल ठंडे इलाकों में रहता है, तो वहाँ सांस की बीमारियां थोड़ी कम होती हैं। जो ऐसे इलाकों में समुद्र के आसपास रहते हैं, उनको कुछ बीमारियों का होता है। लेकिन पर से व्यक्ति विशेष का महत्व ज्यादा है, इलाके का कंट्रीब्यूशन। जहां जिस इलाके में आयोडीन ज्यादा है वहाँ एक किस्म की बीमारियां होती हैं, जहां आयोडीन कम होगा वहाँ दूसरी किस्म की बीमारियां होंगी। जो ऊंचाई पे है वहां सांस के रोग थोड़ा ज्यादा होने का डर रहता है। जो बहुत ही कंजेस्टेड इलाके हैं, जैसे मेट्रोपोलिस हैं, जो दिल्ली में रह रहा है या मुंबई में या चेन्नई में या कलकत्ता जैसे कंजेस्टेड इलाकों में, वहाँ बीमारियों के पैटर्न थोड़े बदलते हैं। वहाँ नमक का इस्तेमाल कितना हो उसका पैटर्न देखना पड़ता है, वहाँ फ्राइड कितना इस्तेमाल होता है, नॉनवेज कितना इस्तेमाल होता है, उसमें फर्क पड़ता है। बट पर से व्यक्ति विशेष सबसे ज्यादा मैटर करता है, और जो इलाके का महत्व कुछ बीमारियों में है, सब बीमारियों में नहीं। जी हाँ। दरअसल ये मैं इसलिए ये बात को कह मैं पाया सर, आपको एक मिनट सर, एक मिनट की मैं इसलिए कह पाया कि मेरा सोनभद्र क्षेत्र में एक गांव है और उस गांव में कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी में कुछ फ्लोराइड और कुछ ऐसे तत्व हैं जो बीमारियां फैला रही हैं। वो पूरे गांव की बात है वो। अब वो गांव का इलाज क्या है अब समझ में नहीं पा रहे हैं लोग अभी इतना जल्दी, इसलिए मैंने ये सवाल किया। हिमाचल में एक बेल्ट ऐसी है जहां हम जानते हैं अच्छे से, वहां बीमारियां आयोडीन वाली और फ्लोराइड वाली बहुत ज्यादा होती हैं। तो यस, बकायदा जो हमारे देश में जो ये सर्वेज होते हैं, ये इसको स्पष्ट भी करते हैं और उससे हमें मदद भी मिलती है। जी इशाक खान जी, जी जी दीदेवार जी बोलिए। मैं जनरल बात करता हूं, आपके प्रश्न को किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए नहीं कर रहा। आप अपनी पर्टिकुलर समस्या के माध्यम से, मैं जनरल आपको आंसर जो सबके लिए हो। दीदेवार हमेशा प्राकृतिक नियम की बात करता है। तो प्रकृति का एक नियम है, जैसा वातावरण होता है वैसा ही आहार वहां पे उपलब्ध होता है। राजस्थान के अंदर वो आहार होगा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, खरबूजा है, तरबूज है। और श्रीनगर के अंदर वैसा आहार होगा जैसे वहां पर ड्राई फ्रूट के नाम से हम जानते हैं। चेन्नई के अंदर नारियल पानी जो है वो ऐसा पानी है, समुद्र के साथ रहने से उसके अंदर पानी जो है नारियल के माध्यम से मिलता है, जो नमक भी देता है और सब कुछ देता है। तो विशेष हमें जिस वातावरण में हमारा जन्म हुआ है और हम रहते हैं, प्रकृति द्वारा वहां पर जो उपलब्ध वनस्पति है उस पर मौसम के हिसाब से और वातावरण के हिसाब से उसका उपयोग करना ही अपना उपचार है। दूसरी जगह से कभी कभार लेना एक अलग से हो जाता है। कभी कभार कुछ ले रहा है, जैसे हम नॉर्थन इंडिया, हम पंजाबी, हम परोठे खाते हैं, मगर साउथ इंडियन यहाँ आ गए हैं और वो डोसा ही खाएंगे, कभी कभार परोठा खाएंगे। अगर हम जैसे साउथ इंडिया चले जाते हैं तो हमें वो परोठा ही चाहिए,
कभी कभार हम डोसा वड़ा खाएंगे। तो अपना जो जीवन का जो एक संतुलित है, जो हमारी इंद्रियों को जिसकी आदत पड़ चुकी है, हम उस पे अगर ध्यान देंगे और जहाँ वातावरण के हिसाब से जो उपयोगिता है उसको अगर हम स्वीकार करेंगे, तो सृष्टि हमारे साथ सहयोग देती है, हमें कभी भी असहयोग नहीं देती है। मगर हम उसको असहयोग मानते हैं कि सृष्टि के नियम को ना समझकर हम अपने नियम को अपने पर थोपते हैं। सो मानव का नियम, व्यक्तिगत नियम और प्राकृतिक नियम को संतुलित करेंगे तो ये समस्या होती ही नहीं है। अगर समस्या हुई है तो इन तीनों में से कहां पर है, हम सजग देखेंगे तो मैं समझता हूँ काफी हद तक अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। आनंद आनंद। जी। और कोई है? आप कृष्ण कुमार जी कोई सवाल पूछ रहे हैं क्या? हाँ, पूछिए। हाँ सर, गुलशन डॉक्टर गुलशन सुमन जी साहब से पूछिए। सर एक सवाल है सर। सर जैसा कि हम एक पेपर की कटिंग आई थी, उसमें लिखा था हमारे भोजन में 30 साल जैसी पहले जैसी पावर नहीं है, ताकत नहीं है हमारे भोजन में। सर हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेते हैं तो अधिक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर साहब से ये सवाल है सर मेरा। चलो जब तक जी डॉक्टर सर। साहब लौटते हैं तब तक हम ये कह दें कि गुलशन सुमन जी, अगर अगला लिंक प्राप्त करना हो तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार कार्यक्रम लेकर आ रही हैं रति चौबे जी। और जीवन में आनंद भी बहुत जरूरी है। दीदेवार जी, आपने देखा आनंद 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 करके पूरे वेबिनार में आनंद का वातावरण, ये भी बहुत जरूरी है। तो बहुत ही नृत्य, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम, कई राज्यों के नृत्य देखने का जो है और आनंद विभोर होने का वेबिनार में घर बैठे ही। आप किसी हॉल में जाते हैं, आपको कितना समय आने जाने में लगता है, लेकिन आप घर बैठे ही रति चौबे जी ने ऐसी तैयारी की है। और इसमें मुख्य अतिथि मैं बता दूं, पद्मश्री से सम्मानित कमलिनी नलिनी अस्थाना जी उपस्थित होंगी और नवोदित कलाकार भी होंगे। तो ये बहुत ही घर में एक आनंद का वातावरण जो है। नृत्य तो आप जानते ही हैं, नृत्य संगीत, और हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा बीड़ा उठाया है उन्होंने। और रति चौबे जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है 29 ये अप्रैल को सायं 6 बजे से 7:30 बजे होगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो 7:30 बजे नहीं बल्कि 8 बज जाएंगे। तो आप समय निकालिएगा और पूरे घर में आनंद का सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कीजिएगा। डॉक्टर नरेश चावला जी का इंतजार हो रहा है। अगर नरेश चावला जी सुन रहे हैं तो कृपया उपस्थित हों और कृष्ण कुमार जी के सवाल का जवाब दें। और तब तक दीदेवार जी बताएं कि जो जो ये सकारात्मक आंदोलन का ये कार्यक्रम हो रहा है, आरजेएस पीबीएच का 346वां कार्यक्रम, आपके विचार रखा गया है कि शरीर स्वास्थ्य विचार से जीवन निरोग। तो ये एक बार फिर से बताएं, उसमें सकारात्मक विचार कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जब हम अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा सोचेंगे अच्छा खाएंगे, अच्छा खाएं, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो जैसा सोचेंगे, जैसा विचार करेंगे, आपका शरीर पर भी तो वो प्रभाव पड़ेगा। ये जो आपने लास्ट में बोला है कि मेरा शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, मेरे शरीर पर प्रभाव कैसा है वो मेरे शरीर के श्वास ही मुझे बताते हैं। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक जो क्या है वो उसका डिसीजन मैंने नहीं लेना। एक चोर के लिए चोरी करना सकारात्मक है और समाज के लिए नकारात्मक है। तो मेरे विचार में क्या सही है और समाज के लिए या दूसरे के लिए क्या सही है, ऐसा नहीं है। मेरा शरीर ही मुझे बताता है। जो सही काम है उसमें मेरा श्वास बिल्कुल शांत रहता है। पढ़ना जो है अगर वह है तो वो बिल्कुल सही है, किसी के श्वास नहीं बिगड़ेंगे। मगर अगर पढ़ने के भीतर में आपने दूसरी किताब रख ली और पिताजी से डर के पढ़ते हैं तो मेरे श्वासों में फर्क आता है। तो मेरे भीतर का शरीर और श्वास ही मुझे संदेश देता है। तो मेरा अगर सकारात्मक विचार है तो मेरा श्वास सहज होता है, मेरे में किसी प्रकार का डर और भय नहीं होता है, लालच नहीं होता है, मोह नहीं होता है। एक निष्पक्ष और संतुलित विचार ही जो है जीवन को देते हैं।
पक्ष और निष्पक्ष की नहीं, विपक्ष की नहीं, निष्पक्ष भाव से जो किया जाए, अर्थात जो मेरे लिए सही है, जो दूसरा मेरे साथ ऐसा करे तब भी सही है, मैं वैसा व्यवहार करूं तो मैं संतुलित रहता हूं, समाज संतुलित रहता है। सिर्फ बात कहने से या दूसरे को प्रभावित करने के लिए मेरे विचार सकारात्मक नहीं होते हैं। मेरा भाव कैसा है, उसका उद्देश्य कैसा है, और अंदर मेरे भाव जो है मेरे श्वास पे ध्यान रहते हैं। मेरा भाव ही बताता है, कर्म दिखाने के लिए मेरा शरीर कर रहा होता है, मगर भाव जो है मेरे श्वास पकड़ लेते हैं, और श्वास और भाव को देखेंगे तो वो मेरे भीतर से ईमानदारी आएगी। दुनिया के सामने मैं कैसा प्रकट करता हूँ। एक फौजी का जो है वो कितनों बेगुनाह लोगों की, जिनको जानता नहीं, हत्या करता है, मगर हम उसे प्राइज देते हैं। वही फौजी जो है अपने गांव के अंदर आकर किसी से लड़ाई करता है तो हम उसे दूषित करते हैं। डॉक्टर साहब इलाज करते हुए कईयों की मौत हो जाती है, तब हमें उन्हें कुछ ऐसा नहीं करते, पर डॉक्टर अगर किसी गलत उद्देश्य से करते हैं तो वो भी दंडित होते हैं। सो भाव ही मेरा जो है मेरे श्वासों पे ध्यान देता है। स्वयं से ईमानदारी करें तो मैं नहीं समझता कि समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना दूषित हो सकती है, और आहार भी दूषित नहीं हो सकता है। मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी कहता हूं कि वर्तमान समुच्चय के अंदर आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले जो हम आहार लेते थे, बाकी चीजें उपयोग नहीं थी नहीं। आज वर्ल्ड से पिज्जा बर्गर आ चुका है, कोका कोला आ चुकी है, तो अब बच्चों को रोका नहीं जा सकता। इसको रोकना नहीं है, रोकना दमन करना है, और दमन को भी बच्चा जो है एक बड़ा जबरदस्त बन जाता है। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, उनको सचेत करना है, समझाना है कि ये आहार आपको है। एक बच्चा जो है कोई परीक्षा देता है तो पिता कभी उसके साथ तो नहीं बैठा, पर उसे पढ़ाता है, ट्यूशन देता है, एग्जाम वो खुद देता है। हम अपने बच्चों को इतना गार्डन करें कि स्वयं कहीं कितना उसने कैंपा पीनी है, कहाँ बर्गर खाना है, हफ्ते 10 दिन में खा ले, कोई बात नहीं, पर इसको रेगुलर आहार ना बनाए। हमें एजुकेट करना है, वर्तमान जीवन में जो अवेलेबिलिटी है उसको कैसे यूज करें ये हम गाइड करें। हम जब परहेज करते हैं तो बच्चा झूठ भी बोलता है और छुप के भी खाएगा, तो हमने एक चीज को दमन करने के बजाय उसको 4 और नेगेटिव सिखा दिए गए। दीदवार इस विचारों को एजुकेट करने के लिए करता है, हर आयु में हर तरीके से उसी हिसाब से समझाया जाता है। जैसे माँ बच्चे को दूधू बोलती है, दूध नहीं बोलती है, उसकी भाषा में समझाई जाती है। तो हम अभिभावकों का ये दायित्व बनता है कि सामने वाला बच्चा किस परिवेश में है, किस उम्र में है, वो किस एजुकेशन में है, उसी हिसाब से हम उसे भाषा का उपयोग करें, सिंपल भाषा करें, तो मैं समझता हूं कि समाज को काफी सुरजीत सिंह के जी के इंटरनेट पे दिक्कत आ रही है। जी जी। तो एनीवे सुरजीत सिंह जी ने लाइफ स्टाइल पे हम लोगों को बताया है, जागरूक किया है, और मुझे लगता है कि सारी बातें आज के वेबिनार में आ गई हैं। और स्वस्थ कैसे रहें बिना दवाइयों के, डॉक्टर नरेश चावला जी ने कई बार आगाह किया है, और दीदेवार जी ने भी आगाह किया है कि हम अपने जीवन शैली को किस तरह का बनाएं ताकि हमारा जीवन स्वस्थ हो। फैटी लीवर होने का एक ही कारण बताते हैं लोग कि आराम तलब जीवन और फैटी लीवर हो जाता है, उससे परेशानी बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज पर लोगों ने महत्व दिया। और डॉक्टर नरेश चावला जी, कंक्लूडिंग में नरेश चावला जी आज क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी सर, जय हिंद। मैं दोबारा से कहूंगा कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ 5 कीजिएगा। मैजिकल सॉल्यूशन मत ढूंढिएगा कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे मेरा हाजमा भी अच्छा हो जाए, लिवर भी टॉनिक मिल जाए। नो, रादर सिंपल रजीम, सिंपल लिविंग, एडुकेट वाटर पीना, एक संतुलित आहार लेना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, अनडिजायरेबल सेल्फ मेडिकेशन या पेन रिलीवर्स या एंटीबायोटिक्स ना खाना,
अल्कोहल का बहुत ही मिनिमम सेवन या जीरो सेवन करना, और अपने आप को तरह तरह के मेडिकल सॉल्यूशन जो समाज में, मत भूलिएगा जिस समाज में हम रहते हैं वहां बहुत सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं, ये कर लो जी, वो कर लो जी, किसी अफलातून चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करिएगा तो आपका लिवर स्वस्थ रहेगा, आप अपने आप भी अच्छी जिंदगी काटेंगी, और खुदा ना खालसा आप कभी नापाक लिवर डोनेशन की आती है तो आपके परिवार में या समाज में आप वो भी दे पाएंगे। साथ में हमेशा कोशिश कीजिएगा हेपेटाइटिस बी का, वो हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन लगवा लीजिएगा, वो हाइजीनिक फूड लीजिएगा, आपका लिवर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मुझे लगता है कि अब अनुमति दीजिए आप लोग इसको संपन्न करने का, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हो गई, और स्वास्थ्य तो आप जानते हैं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। ये जागरूकता ही बचाव है। और अब जो है ना, इसको संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम लोगों की जो टेक्निकल टीम है इसमें कई लोग लगते हैं। एक कार्यक्रम जो है, इतिहास जब बनाना है तो कई लोगों का इसमें सहयोग लिया जाता है। हमारी टेक्निकल टीम जो है 12:30 बजे के तक के लिए ही रहती है, लेकिन 12:30 से ऊपर हो जाते हैं, तो फिर भी वो सहयोग हम लोगों को करते हैं, क्योंकि आपका ये लाइव प्रोग्राम जो है वो हमारी टीम जो कर रही है, कि आपके पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी, चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। और रति चौबे जी को हम बुलाना चाहेंगे। रति चौबे जी इस वक्त, रति चौबे जी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो है आरजेएस का, 10.5 साल के बाद जो है हम 11वें साल में पहुंच रहे हैं। और अगस्त में जो है एक नया मुहिम जो हम लोगों का पहले से चलता रहा है, हस्बैंड वाइफ को, युगल जोड़ियों को, जीवन साथी को सम्मानित करने का। ये पहले से भी हम लोग बहुत बड़े हॉल एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हम लोग ये प्रोग्राम 24 जुगल जोड़ियों को सम्मानित करके कर चुके हैं। इस बार इंडियन डायस्पोरा जुड़ चुके हैं इस साल से, तो हो सकता है हम लोग 10 इंडियन डायस्पोरा को, पति पत्नी को यहाँ पर बुलाएं और सम्मानित करें। रति चौबे जी, आपने जो मेहनत किया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को सजाने के लिए, और नृत्य को पूरे भारत ही नहीं विश्व में भारतीय नृत्य है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के कलाकारों को लेकर जो आपने तैयारी की है, एक बार मैं जानना चाहूंगा कि सबके मन में होगा कि 29 अप्रैल सायं 6 बजे से वो लोग नृत्य का आनंद लें, और पद्मश्री कमलिनी नलिनी अस्थाना जी जो हैं वो हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। तो रति चौबे जी जरा सा उस पर प्रकाश डालें कि उस कार्यक्रम की तैयारी करते हुए आपको क्या चुनौतियां मिली, और कितने राज्यों की नृत्य की प्रस्तुतियां कराने जा रही हैं। हिंदी महिला समिति नागपुर के द्वारा वो को ऑर्गेनाइज है प्रोग्राम आरजेएस पीबीएच के कार्यक्रम के अंतर्गत। जी जी हाँ, इस रति बार जो ये अंतरराष्ट्रीय है, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आएगी तो बताई जाएगी। अच्छा जी, ये अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के जो का आयोजन जो हुआ है आरजेएस की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। और क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ कुछ अलग अलग प्रांतों के नृत्य लूं, और उसके अंदर मैं कुछ हद तक सफल भी हो गई हूँ। आगे भी मैं चाहूंगी, मैं ये चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस में जो नृत्य का जो आरंभ जो शिव से हुआ था, तो मैं आरंभ भी शिव से करना चाहती हूँ, शिव के नृत्य से अर्धनारीश्वर के। और लास्ट क्योंकि जो नार्वे साहब थे जिन्होंने की इसको अंतरराष्ट्रीय दिवस की जो घोषणा की थी, उनके उससे मैं लास्ट चाह रही हूँ कि उन्हीं के बेले डांस से इस कार्यक्रम की समाप्ति हो। उसमें मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि ये सभी प्रकार के नृत्य उसमें आ जाएं, ताकि आप लोगों को भी आनंद आए और मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ उसमें किया है। और मैं पूरी कोशिश में हूँ, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर वो नृत्य अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी उपस्थित रहें और इसका आनंद उठाएं। जी कुछ और बता दें कि कितने राज्यों के, चुनौतियां तो जीवन में आती रहती हैं, मुश्किल तो हो रही है सबको बुला के, क्यों कुछ कुछ मेरे को अलग प्रांतों से बुलाना पड़ रहा है नृत्य वगैरह, तो टाइम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे सफलता भी मिल रही है। उसके लिए कितने मैं राज्यों सबसे को पहले जोड़ा है आपने रति चौबे जी, कितने राज्यों की लोक नृत्यों को जोड़ा है आपने? जरा कुछ का बानगी दे दें, और जी कौन हाँ। कौन सी कलाकार हैं वो, उनका नाम भी बता दें, किस राज्य से कौन कलाकार हैं। अच्छा अच्छा, मैंने यानी उसके अंदर एक तो अपने महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र की लावणी जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है नृत्य महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से जोड़ा है। बिहार से जोड़े हैं मैंने, सॉरी गुजरात से तो नहीं, लेकिन
कुछ अलग अलग प्रांतों से, यानी मेरे पास नाम लिखे हैं पूरे, कुछ एक साथ मुझे याद नहीं आ रहे हैं मैंने कहाँ कहाँ से लिए। और मैंने कोशिश की कि हर प्रांत से लूं मैं। केवल गुजरात से मैंने ज्यादा नहीं लिया है, बंगाल से लिया है, और बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से लिए हैं, और राजस्थान से लिया है मैंने, कि राजस्थान का जैसे जो नृत्य, घूमर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, और मारवाड़ से लिया है मैंने। तो इस प्रकार से कुछ लगभग कुछ 10 के करीब मैंने नृत्य लेने की कोशिश की है। बाकी ओडिसी लिया है, भरतनाट्यम लिया है, और एक दो प्रांत के और मेरे को लेना है, जो मैं उनके नृत्य लेना चाह रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और कोशिश पूरी है कि मैं लूँ, और लास्ट में मैं बेले नृत्य रहेगा मेरा, जिससे कि बस जी कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे को मिल जाएगा, डांस लास्ट वाला भी। और आप जरूर, आपको अच्छा लगेगा ये सब कुछ, क्योंकि उसमें मैं लगी हुई हूँ कि कार्यक्रम अच्छा रहे, सफल रहे। और उसके लिए मैं आरजेएस को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उदय मन्ना जी को, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया। और हर समय एक नई थीम मेरे सामने रख देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सफल करने का प्रयास करूँ। जी, जी धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखिए 29 अप्रैल को जो है ना, शाम 6 बजे जुड़िएगा, क्योंकि जीवन में आनंद अगर नहीं है तो फिर जीवन तो वैसा नहीं है। आनंद देने के लिए भी आरजेएस जो है वो इस तरह जी, के हर विषय को ले रहा है। और हाँ 30 हाँ मई को आपका जो न्यूज लेटर है उसमें लब्बो पूरे महीनों की गतिविधियों का जिक्र होगा। बहुत जनरल नॉलेज हम लोग बहुत, देखिए नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है, क्योंकि इसका इतिहास बनना तय है। और इतिहास की बढ़ाने की ओर हम लोग इस तरह से, रति चौबे जी जैसे बहुत सारे लोग, दीदेवार जी जैसे, दीदेवार जी हर महीने एक कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिससे कि हम लोगों को, इतने लोगों को मौका मिलता है जागरूक होने से। क्योंकि घर बैठे ही जागरूक होने से आप समझिए कि आपकी एनर्जी बच जाती है, आपके पैसे बच जाते हैं। लेकिन वो जागरूकता डॉक्टर नरेश चावला जी जिस तरह से आकर लीवर और हेमोफीलिया के बारे में, साथ में थैलीसीमिया के बारे में जो जागरूकता दिए, तो जागरूकता ही बचाव है। और उसी बचाव जी, के लिए प्रकृति के नियमों को, सिद्धांत को बताते हुए सुरजीत सिंह दीदेवार जी हैं हम लोगों को लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं, कि आप बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रह सकते हैं। और हम लोग आरजेएस सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन में सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ा रहे। उस एनर्जी से कई बीमारियां जो हैं आपके अंदर वो पैदा ही नहीं होंगी। खान पान में स्वस्थ मन रहे तो अन्न रहे तो स्वस्थ मन होगा, और आपका स्वस्थ विचार रहेंगे तो आपको स्वस्थ जो है जीवन होगा। आपका माहौल भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। आपको कोई जी, नहीं कहेगा कि मेरी शिकायत वो कर रहा था। ज्यादातर ये होता है कि फला आपके बारे में ऐसा कह रहा था, लेकिन जब आप पॉजिटिव पर्सन ऑफ इंडिया हो जाएंगे तो कहेगा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो आदमी तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, वो तो पॉजिटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है। एक ऐसा इमेज क्रिएट करने की तमन्ना जो है ना, हम लोग तैयार कर रहे हैं। देश में बहुत बड़ी, मैं तो चेतावनी देना चाहता हूं कि देश में बहुत बड़ी भयंकर नकारात्मकता फैल रही है, और ये आगे और भी फैलेगी। उसको रोकने की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो वो आरजेएस के पास है, क्योंकि सकारात्मक सोच का आंदोलन पूरी दुनिया में पहली बार आरजेएस लेकर आया। 10.5 साल से उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। लोग अब जानते हैं, सरकारी महकमों के महानिदेशक वगैरह, वाइस चांसलर वगैरह इस मंच पर आ रहे हैं, तो वो पूरे डिपार्टमेंट में वो चीजें जा रही है। और अभी हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पृथ्वी दिवस भी मनाएंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा था, आरजेएस के सारे ग्रुपों में भेजा था कि पृथ्वी दिवस, अब पृथ्वी ये जो हमारा ग्रह है, हमारी शक्ति है, इस ग्रह के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु बम के उसमें हम लोग हैं, क्योंकि कई देश परमाणु देश हैं, और वो कभी भी ये कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो ये अनहोनी ना हो, इसके लिए हमारे जो भी लोग हैं उनको सकारात्मक, जिनके हाथों में बागडोर है परमाणु शक्ति के, तो उनको भी पॉजिटिव बनाने के लिए सभी लोगों को मिलकर चलना पड़ेगा। हमारी सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। परमाणु युद्ध के कगार पर देश, देश ही नहीं पूरी दुनिया है। और इसलिए पृथ्वी दिवस मनाने के लिए हमने पूछा था, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं। उन्हें आगे रहना चाहिए, इस पीढ़ी का इतिहास लिखने में अपनी भी गवाही देनी चाहिए, अपनी भागीदारी, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अंत में इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं आज के सह आयोजक सुरजीत सिंह दीदेवार जी को आमंत्रित करता हूं कि आज आपने शरीर, श्वास और विचार का सहयोग, जीवन निरोग,
इस विषय पर बहुत अच्छा हम लोगों को संबोधित किया। मैं धन्यवाद करना चाहेंगा डॉक्टर नरेश चावला जी का भी, कि जब भी आरजेएस के लिए वो बराबर खड़े रहते हैं, और ऐसे लोग ही इतिहास बना पाते हैं, क्योंकि किताब के अंदर ऐसे लोग दर्ज हो जाते हैं। तो 5 किताब लेकर हर मंत्रालय और हर जगह पहुंचने वाले हैं हम लोग अगस्त में, वो कार्यक्रम। तो आज क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, सुरजीत सिंह दीदेवाल? मैं सबका धन्यवाद करता हूं, बड़े सहज से मेरे विचारों को सुना, और डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ इस हिसाब से बताया है जो लोगों की नॉलेज में नहीं था और नजरअंदाज करते थे। मगर मेरा अपना एक रास्ता है, विषय है, तो मैं उसी पे बात करता हूं कि प्राकृतिक नियम को जितना हम समझ लेंगे, उतने मानव जीवन जो सबके लिए सही और सहज हो पाएगा। आपने पृथ्वी दिवस की बात करी है। पृथ्वी से ही हम जुड़े हैं, धरातल से जुड़े हैं, धरा से जुड़े हैं। हम दूसरे ग्रह में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम कुछ लंबा रह पाएं, यहाँ से भी जाएं। जैसे यहाँ से इंडिया से जो विदेश में जाते हैं वहां बस जाते हैं, विदेश से कोई और दूसरी जगह वहां बस जाता है, फिर वहां का नागरिक हो सकता है। मगर वो आपका मूल जो है, हम कहते हैं मूल रूप से भारतीय है, और आज वो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या लंदन में कहीं लेते हैं, तो पर हम मूल इंडियन बोलते हैं, मूल भारतीय बोलते हैं, और हम मूल पृथ्वी के ही वासी करेंगे। मगर हमारे पास जितना मर्जी करें, कुछ गिने चो लोग ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं और जाते हैं। अधिकतर जहाँ जिनका जन्म होता है वहीं रहते हैं, और हम जीवन जो है हमारा पृथ्वीवासी हैं, और इसकी रख रखवाव हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी की है। वर्तमान पीढ़ी की ये जो आपने कहा कि सबका जो है अपना दायित्व है, उसके लिए मैं प्रदूषण का करूं, उसके लिए मैं पृथ्वी के अंदर जल स्रोत का करूं, उसके लिए मैं पेड़ भी लगाऊं, और सबसे बड़ी बात, मैंने अगर उसका उपयोग करना है, अपने मकान बनाने हैं, बिल्डिंगें बनानी है, तो पृथ्वी के बगैर नहीं बना सकता, हवा नहीं बना सकता। तो मैंने पृथ्वी के अंदर जितना मुझे चाहिए, मैं आकाश को भी घेर रहा हूँ, 110 मंजिला 20 मंजिला बना रहा हूँ, वो हवा भी रुक रही है, मगर बेस मेरी पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी के ऊपर मैं नतमस्तक करता हूँ, क्योंकि हम भारतीय तो है, जननी जो है हमारे यहाँ, तो हम इसे भी माता मानते हैं, उसको भी चरण स्पर्श करते हैं, मगर हमने इसे चरण स्पर्श तक रखा है। चरण स्पर्श हमने माता का भी करते हैं, और माता का भी रख रखाव करते हैं। पृथ्वी का रख रखाव भी माता की तरह हमने, भारत माता को बोलते हैं, आती पृथ्वी को बोलते हैं, तो उसका रख रखाव का दायित्व हर भारतीय का है, और अपने अपने स्टेट में हर एक का अपना अपना है, चाहे वो उसे किसी रूप से ले, मगर आहार उसे पृथ्वी से ही मिलेगा, किसी और चीज से नहीं मिल सकता है। वो अगर इस बात को ले लेगा तो पृथ्वी का संरचना करेगा। और ये जो आपने परमाणु बंद की बात करी है, ये परमाणु बंद का उपयोग उन्नति के लिए हो, इंटरनेट के लिए हुआ, दूसरे लोगों के लिए है, उसके लिए तो सही है, मगर दूसरे को खत्म करने के लिए एक देश दूसरे पे किसी ना किसी कारण से, तो एक व्यक्ति भी किसी में कारण कर सकता है। अगर मैं सहज हूं, जो मुझे प्राप्त है वही मुझे पर्याप्त है, और अपने पर्याप्त को नया प्राप्त के लिए अग्रसर करें, मगर मैं अपने प्राप्त को अपर्याप्त मानता हूं और दूसरे के प्राप्त को छीनना चाहता हूं, ये हमें बदलना पड़ेगा। और मैं अगर सारे संसार के अंदर ये अगर चला जाए स्लोगन, जो मेरे पास प्राप्त है वही मेरे लिए इस समय पर्याप्त है, और मैं अपनी कोशिश से और प्राप्त करूं, अगर ऐसा संदेश जाएगा तो मिलवर्तन होगा। हम पूरे समाज को भी और खासकर पृथ्वी को हम संरक्षित कर पाएंगे। आनंद आनंद आनंद। जी हाँ, आनंद आ गया। आज पृथ्वी दिवस पर चर्चा सुरजीत सिंह देदेवार जी ने जो की है और जो मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से वो एक प्रेरक संबोधन हुआ है। और आज का कार्यक्रम जो है उसमें जितने लोग जुड़े हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस तरह से जुड़ते रहिए, क्योंकि उससे आपकी व्यक्तित्व निर्माण होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। और वो जो यूट्यूब पे लाइव हुआ है, उस लिंक को आप शेयर करते हैं तो उसकी जो बरकत मिलती है वो उसका तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी की जिंदगी को सुधारने के नियत से उस लिंक को भेजा है। क्योंकि आज जिस तरह से हेमोफीलिया के बारे में चर्चा हुई है, जो जानलेवा होती है,
और लीवर के बारे में जो चर्चा हुई है वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश चावला जी ने जो बताया है वो जाना चाहिए, सबके सामने पहुंचाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और सुरजीत सिंह देवार जी ने जो जीवन चालक बनने के लिए जो प्रेरित किया कि स्वयं का स्वामी कैसे बन सकते हैं, जीवन साथी पर देखिए, जीवन साथी की परिभाषा जो उन्होंने बदल दी और जीवन साथी को उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन साथी को ही नहीं समझेंगे, जो सच्चा जीवन साथी आपके साथ है, आपका श्वास है, आपका शरीर है, और तो आप अपने जो शादी करके जो जीवन साथी बनाते हैं उसकी कहाँ देखभाल कर पाएंगे जब अपना। तो इन्होंने इशारा किया कि आप अपने शरीर और श्वास को लेकर अपने जीवन साथी को सुरक्षित रखिए ताकि आप अपने शादी वाले के साथ जो है वैवाहिक बंधन वाले जीवन साथी की भी सुरक्षा कर पाए, घर परिवार की सुरक्षा कर पाए। ये दृष्टिकोण आखिर भारत में कितने लोगों के पास है? ये सुरजीत सिंह देवार जी के पास है। और हर महीने आरजेएस पीबीएच जो है एक सकारात्मक आंदोलन के अंतर्गत आज 346वें कार्यक्रम में इस तरह के विचारों को लेकर आ रहा है और 2047 तक का जो है इतिहास बनाने का जो जिम्मेदारी आरजेएस ने उठाया है वो आप लोगों के सहयोग और समर्थन से हो रहा है। इसलिए इसके साथ जुड़े रहिए और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आप लोगों को 29 अप्रैल 2025 सायं 6 बजे आमंत्रित करते हैं। आप लोग समय निकालिएगा, आनंद विभोर होइएगा। नृत्य दिवस को हम लोग मिलकर मनाएंगे और पूरे परिवार को सम्मिलित कीजिएगा ताकि वहां सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। और 30 अप्रैल को सायं 6 बजे राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए पूरे महीने का गतिविधियों पर जो पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा। न्यूज़लेटर अप्रैल 2025, न्यूज़लेटर 2000 अप्रैल 2025। और टेक्निकल टीम का, क्रिएटिव टीम का और सोशल मीडिया टीम का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सकारात्मक साउंड के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और जो जुड़ी हैं रति चौबे जी के यहाँ से, उन बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार जुड़िए और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करके देश और समाज में अपने आप को देकर आइए, प्रस्तुत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।